हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड वेनेजुएला में कोई तबाही मची है। 2 बैक टू बैक शदीद नौयत के जल्जले आए हैं कुछ घंटे पहले। इनफैक्ट हमारी तो रात ही थी। देखिए, पहला जल्जला जो था उसकी रिक्टर स्केल पर शिद्दत 7.2 और उसका ड्यूरेशन था 39 सेकंड। और उसके बाद एक्चुअली मेजर शॉक आया जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 7.5 थी। आई मीन आफ्टर शॉक भी बड़े होते हैं, लेकिन दिस इज इवन बिगर देन दैट। हाँ, ये तो प्री शॉक और मेन शॉक कह लीजिए इसको आप। और सैकड़ों हजारों इमारतें इससे डैमेज हुई हैं, गिर गई हैं, मुनहदिम हैं। और अब तक इत्तलात यही आ रही हैं कि हजारों अफराद इसमें मुतासर हो सकते हैं या हलाक हो सकते हैं। अभी तो एक्चुअली पता ही चल रहा है कि कहाँ कहाँ तबाही हुई है, क्या क्या रेपरकशंस हुए हैं। सुनामी अलर्ट भी आपको पता है वहाँ दे दिया गया। और वेनेजुएला के साथ इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं जैसे कि कोलंबिया, वहाँ भी इतना शदीद ज़लज़ला था कि वहाँ भी उसकी शिद्दत जो है वो महसूस की गई। और ख़ासतौर पे सुबह से जो हम वीडियोस देख रहे हैं वहाँ से जो निकल रही हैं वेनेजुएला से, दे आर बोन चिलिंग। ये कैरेकस के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर मुतअद्दिद इमारतें मुनहदिम हो गई हैं, लोग अभी भी मलबे तले मौजूद हैं, हज़ारों हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कैरेकस एयरपोर्ट में पावर आउटेज है, एयरपोर्ट को ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया है। और दुनिया भर से जो यूनाइटेड नेशंस की रेस्क्यू टीमें हैं, जो दुनिया के और इदारे काम करने वाले हैं, उनकी तवज्जो मरकूज़ है इस वक्त वेनेजुएला की तरफ, जहाँ इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। एब्सोल्युटली, मतलब अभी तो आपको पता है ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी। अच्छा, ज़लज़ला जो है ना वो मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे आया था। मतलब 6 बजे कितनी कोई प्राइम टाइम होता है, जिससे इमारतें ऑब्वियसली लर्जा गई और बहुत सी इमारतें गिरी। इन द वीडियोस यू कैन सी एयरपोर्ट का जो हाल था ना वो भी बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज़ें गिर रही हैं। और बिल्कुल लग रहा था जैसे कि अभी पूरी बिल्डिंग जो है वो गिरने वाली है। यूएस ने ऑलरेडी इमरजेंसी अपनी जो टास्क फोर्सेस हैं उनको भेजना शुरू कर दिया है वेनेजुएला। और अभी ये सारे अभी असेसमेंट होगी कि एक्चुअली कहाँ कहाँ क्या तबाही है। अच्छा, फिर कैलिफोर्निया में भी मतलब ये पूरी पट्टी थी और इसका बड़ा शैलो डेप्थ थी इसकी, 168 माइल्स ओनली। सो कैलिफोर्निया में भी इसके मतलब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और 1940 के बाद ये बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया के में इस शिद्दत का ज़लज़ला आया है, अराउंड 5 ऑन द रिक्टर स्केल। सो ये है सूरत हाल। और दुनिया भर से इमदादी टीमें यहाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। और हार्ट्स गो आउट फॉर द पीपल अफेक्टेड। और दुआएं दुनिया में तमाम मुतासरीन के लिए, पर्टिकुलरली वेनेजुएला के मुतासरीन के लिए। अच्छा, एक और अपडेटेड ऑन दैट एज वेल, लेकिन हमारे अपने इतने मसले मसाइल हैं कि वी वांट टू कंसंट्रेट ऑन दैट एज वेल। आपको बताएं कराची में 3 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। 3 years old, इमेजिन। पंजाब के शहर सरगोदा में 7 साला बच्ची के साथ भी यही हुआ। मुलजिम ने बच्ची को ज्यादती के बाद मार डाला। पेशावर के इलाके बड़ाबेर में मुलजिमान ने 15 साला लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की और वीडियो भी बनाते रहे। मामले को 1 माह तक जिरगे के ज़रिए जो है दबाने की कोशिश की। ये भी एक और बात है जिसमें हम बात करेंगे। और अब वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा जो है वो दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। 1 महीना गुजर चुका है, पहले जिरगे पे डिपेंडेंट था। कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साला बच्ची की जब हम बात कर रहे थे, वो घर से बाहर खेल रही थी, गायब हो गई। बाद में बच्ची की लाश बोरी में बंद करके मुलजिमान फरार हो गए। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती की, 3 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने DIG ईस्ट की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। पुलिस ने 12 मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट कराने का फैसला किया है। मुश्तबा अफराद में बच्ची के इंतहाई करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। तमाम 12 मुश्तबा अफराद को आज जिना अस्पताल ले जाया जाएगा। सरगोदा में 7 साला बच्ची को उस वक्त ज्यादती का निशाना बनाया गया जब वो चीज़ खरीदने के लिए, कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए करियाने की दुकान पर गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत शहरक कटने से हुई, मतलब उसकी शहरक काटी गई। पहले ज्यादती की गई, उसके बाद उसकी शहरक काटी गई। क्योंकि इन बच्चों को तो इसी तरह ही समझा जाता है ना कि ये डिस्पोजेबल है, ये डिस्पेंसेबल है, कि अब हो गया जो हमने इनके साथ करना था फेंको। मतलब जिस तरह मार के बोरी में बंद करके नाले में फेंका जाता है, मतलब आप सोच ही लें कि वो सोच क्या होगी। अव्वल तो चलो बात यहीं से शुरू कर लें कि वो क्या सोच होगी कि 3 साल की बच्ची को देख के आपको पहली चीज ये ख्याल क्या आ रहा है। अब्दुल्ला, वी नीड टू रियली ना, इतना कोई परेशान इंसान हो जाता है ऐसी खबरें सुन के, पढ़ के। और आप भी यकीनन यही सोच रहे होंगे कि वी नीड टू चेंज थिंग्स इन अ करिकुलम। हमें तो अपने स्कूलों के लेवल पे करिकुलम बदलना पड़ेगा। वाकया है ना, करिकुलम और नो करिकुलम, मुझे तो लगता है बहुत
पढ़ाई भी इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जो बच्ची के साथ किया गया उसके बाद उसके चेहरे, उसके माथे की हड्डियां टूटी हुई हैं। सो उसका सर बेसिकली कुचलने की कोशिश की गई। कौन से जानवर पड़ गए थे उससे? यही तो जानवर ही थे ना। ऑफ कोर्स जानवर ही थे, बट वी आर जस्ट थिंकिंग कि हाउ डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ ह्यूमन। चलो बच्ची हो या बच्चा हो, आप ये सोच कहाँ से आती है? मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया है और जो उसकी तफसीर आई है वो भी बड़ी ग्राफिक है। मतलब इट वाज नॉट एन ईजी डेथ सीम्स लाइक। सीसीडी के मुताबिक मरकजी मुलजिम अरसलान को आला कत्ल बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था और वही जो होता है कि उसने फायरिंग कर दी, फिर मारा गया। तीनों जगह अलग अलग जमातों की हुकूमतें हैं। अगर हम बात करें अपनी सियासी हुक्मरानों, सियासी जमातों की हुकूमतों की, ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कोशिश भी होती है, बहुत जगहों पर दावे भी होते हैं, लेकिन ये वाक़यात हमारे माशरे की एक हकीकत हैं। अब ये ज़रूर है कि पंजाब में ऐसे वाक़यात और इस किस्म के क्राइम के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस है। और वज़ीर आला जब कहती हैं कि दिस इज़ माई रेड लाइन, तो हमने देखा है कि एटलीस्ट वाक़यात तो होते हैं, वाक़यात को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुल्ज़िमान भी फौरी पकड़े जाते हैं। हाँ, और फौरी इंसाफ जो होता है उस पे सवाल ज़रूर उठता है कि क्या फौरी इंसाफ ही एक हल है, लेकिन या फिर सिस्टम को ठीक करना है, प्रोसिक्यूशन को ठीक करना है। इंसाफ मिलना तो बात की बात होती है, सवाल ये है कि ऐसे वाक़यात रुक क्यों नहीं रहे। सबसे जो मैं करिकुलम की बात कर रही थी ना, व्हाट आई मेंट टू से इज कि कुछ करना पड़ेगा। ये माइंडसेट जो है, जहां यू सी अ चाइल्ड एंड दैट इज व्हाट यू थिंक अबाउट, कि हम इसको ओवर पावर करें, कि इस पे हम अपनी चलाएं, इसको हम तोड़ें मड़ोड़ें, इसकी शारक काटें, इसका हड्डियां तोड़ दें, बोरी में डाल के इसको फेंक दें। वो जो माइंडसेट है ना सारी, that requires an education, that needs an overhauling, क्योंकि और कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा। और ज़ीरो टॉलरेंस और नो ज़ीरो टॉलरेंस वो तो तब होगी ना जब आप उनको क्राइम करने से पहले पकड़ लेंगे तरीके से, या फिर कोई खौफ में डर होगा। जब हो गई बात तो फिर तो हो गई। और मतलब अगर इन वाक़यात के बाद भी ये जो हाल हो रहा है, उसके बाद भी खौफ डर नहीं हो रहा, तो फिर क्या किया जाए, डिटरेंस नहीं पैदा हो रहा, क्या किया जाए, ये भी एक अहम सवाल है। राहील सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कराची से बात करेंगे इनसे। कराची में ये जो वाक़या हुआ था 3 साल की बच्ची के साथ, अब तक क्या राहील पेशरफ्त हो सकी है इस पर? देखिए, ये वाक़या पेश आया था कराची के इलाके क़ैदाबाद में, जहाँ पर एक 3 साला बच्ची अपने घर से लापता हुई और उसके बाद उसके घर वालों ने उसे इलाके में ढूंढा, मसाजिद में ऐलानात किए गए, दीगर रिश्तेदारों पड़ोसियों को आगाह किया गया, लेकिन बच्ची जो है वो नहीं मिल सकी। सुबह 11-12 बजे की ये बात थी। उसके बाद रात को मगरिब के बाद उसके घर के बाहर गली में कोई उसकी लाश रख के फ़रार हो जाता है। ज़ाहिर एक बहुत बड़ा वाक़या था। पुलिस पहुंची, रंजिश पहुंची और दीगर तफ्तीशी इदारे वहाँ पे पहुंचे और उसके वालिदैन से मालूमात हासिल की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया, लाश का पोस्टमार्टम किया गया, तो पता चला कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी की गई है। अब पुलिस अपनी तहक़ीक़ात आगे बढ़ा रही है और इस सिलसिले में मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। उनके मेडिकल कराए जाएंगे, जबकि बच्ची का जो तफसीली पोस्टमार्टम हुआ है उसके मुताबिक बच्ची की बॉडी से कुछ इंसानी बाल, ह्यूमन हेयर्स वो मिले हैं, जबकि इसके अलावा कुछ सीमन उसके कपड़ों से मिला है। और शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि इस वाक़े में 1 से ज़ायद अफराद मुलव्विस हो सकते हैं। उस इलाके की मैं आपको लोकेशन बताऊं वो घर की, तो वो घर इस तरह से है कि गली के गेट, गली का जो कोना होता है वहाँ गली के आगाज़ पर गेट लगा हुआ है, उसके बाद फिर घर जो थोड़ा सा अंदर जाकर है, तो वो पहला गेट क्रॉस करने के बाद घर के पास जो दूसरा गेट है वहाँ पे बॉडी रखी गई। दैट मीन्स कि कोई बहुत ही करीबी आदमी है। पुलिस इसी रुख पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस हुक्काम भी यही शुबा जाहिर कर रहे हैं कि इस वाक़े में कोई बहुत करीबी शख्स या अशख़ास मुलव्विस हो सकते हैं। अभी जो है कुछ मुश्तबा को ज़रूर लिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस का ये कहना है कि इसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। हम नहीं कुछ कह रहे, लेकिन यूजुअली करीबी रिश्तेदार ही होते हैं। मतलब केस स्टडीज टेल अस दैट, या मोहल्ले में कोई होता है, या मोहल्ले में मतलब करीबी रिश्तेदार जिसकी आप नज़र में होते हैं। बिल्कुल, एक्वेंटेंस ज़रूर होते हैं। ये बताएं राहील, पुलिस और हुकूमत के आला तरीन लोग जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द कुछ कर लिया जाएगा। ये कुछ क्या है, क्या कर लिया जाएगा? और साथ ही हमें ये भी बता दें कि पुलिस की कार्रवाई क्या रही है अब तक। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस ने कुछ अफराद को हिरासत में ज़रूर लिया है। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन चूँकि वाक़े का मुकदमा बाप की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है और बाप ने अभी फ़िलहाल किसी पे कोई शक शुबा ज़ाहिर नहीं किया।
उसका ये भी कहना था, जब मेरी उनसे बात हुई जिन अस्पताल में, तो उन्होंने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का, घर वालों का पेट पालते हैं, लेकिन उनकी किसी किस्म की ना कोई सियासी वाबस्तगी, ना कोई मजहबी जमात से कोई वाबस्तगी, और इसी तरह से उन्होंने किसी भी किस्म की दुश्मनी से भी इनकार किया। अब जाहिर है कि जब इस किस्म का कोई आदमी है जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर कौन है? इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इस सारे मामले को, और चूँकि वो एरिया बहुत कंजस्टेड सा है, बहुत घर जो है वो बहुत ही अनप्लान्ड आप उसको कह सकते हैं कि बने हुए, और वहाँ से बाज़ार भी थोड़ा सा दूर है, तो पुलिस यही शुबा जाहिर कर रही है कि इस वाक़े में कोई करीबी लोग मुलव्विस हो सकते हैं। तदफीन बच्ची की जा चुकी है, और अब कुछ करीबी लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया गया, उनसे भी सवाल जवाब हो रहे हैं कि आखिर वाक़े के वो कहाँ थे, और उसके साथ साथ उनके उन तमाम बयानात की वेरिफिकेशन भी की जा रही है डिजिटल एविडेंस के ज़रिए। डिजिटल एविडेंस उनके मोबाइल फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, उसका CDR और दीगर चीज़ें होती हैं, ताकि अगर कोई शख्स झूठ भी बोल रहा हो तो उसकी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के ज़रिए उसे ट्रेस किया जा सके, उसे वेरीफाई किया जा सके कि वाकई के वक्त अगर वो कह रहा है कि वो फ़ला जगह था और वो फ़ला जगह पर नहीं था, तो यकीनी तौर पर वो इस वाक़े में कहीं ना कहीं मुलव्विस हो सकता है, या वाक़ई में उसको छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा राहील, इस तरह के केसेस में ज़ाहिर है DNA टेस्टिंग अहम है। आपने कहा जी जिन्ना अस्पताल ले जाया जाएगा, फिर फोरेंसिक शवाहिद अहम होते हैं, फिर वीडियो अगर मिल जाए तो उससे भी काफ़ी काम आसान हो जाता है। क्या इस वाक़े की वीडियो है? क्योंकि ये तो नेबरहुड है, लेकिन कराची में ओवरऑल भी सेफ सिटी का काम अभी मुकम्मल नहीं हो सका, फिर शहर में फोरेंसिक लैब उस तरह से नहीं है, तो कराची पुलिस का काम और ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? देखिए बिल्कुल, फॉरेंसिक लैब बन रही है, वो कोई 2 से 3 साल हो गए वो प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल हाईवे पर वो प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सका। हालांकि उसको बहुत पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल खुशाइन बात यह है कि लैब बन रही है और उस पर काम जारी है। रही बात इस किस्म की लैब ना होने से इन्वेस्टिगेशन पर कितना असर पड़ता है, तो देखें उससे पहले कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, उन्हीं को फॉलो किया जाता है। जिस तरह से केमिकल एग्जामिन है, जो पुलिस सर्जन ऑफिस है, जहाँ पे इस किस्म के तमाम केसेस के डिजिटल एविडेंस जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं, जो जिस तरह से लाश का पोस्टमार्टम हुआ उसको, उस पे से जो सीमन मिला और दीगर चीज़ें मिली हैं, तो उसके केमिकल एग्जामिन किए जा रहे हैं। केमिकल एग्जामिन की रिपोर्ट जब आती है तो फिर उसको जो मुश्तबा अफराद हैं, सस्पेक्ट्स, उनके जो DNA लिए जाते हैं सैंपल, उनसे मैच किया जाता है। तो यकीनी तौर पर इतना तो है कि केसेस की इन्वेस्टिगेशन हो सके। अब उसको मज़ीद एडवांसमेंट लाने के लिए, जदीद टेक्नोलॉजी लाने के लिए वो लैब का काम अभी भी जारी है। ओके, बहुत शुक्रिया राहील सलमान। मोहम्मद असगर हमारे साथ है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरगोदा से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। सरगोदा में आपको याद दिला दें 7 साल की बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई और फिर उसको मार दिया गया। मलिक असगर, ये बता दें कि वाकया क्या एग्जैक्टली था, पुलिस तक खबर कैसे पहुंची, बैकग्राउंड बताएं। जी बिल्कुल, ये इंतहाई दिलखराश वाकया सरगोदा शहर के वस्त कारखाना बाज़ार ब्लॉक नंबर 8 में 2 रोज़ कबल पेश आया, जहां पर 7 साला दूसरी क्लास की तालबा सुबह के वक्त घर से खाने पीने की चीज़ ख़रीदने के लिए घर से मुल्हिका एक किराना की दुकान पर गई। चंद घंटे तक वहां पर रहने के बावजूद घर वापस ना पहुंची तो अहले खाना को इसकी फ़िक्र लाक हुई। अहले खाना ने जब बच्ची की तलाश शुरू की तो उन्हें बार बार पता चला कि मुतलका जो किराने की दुकान है, बच्ची उस दुकान तक तो गई लेकिन उसके बाद उसकी किसी और जगह मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। CCTV फुटेज की वजह से भी तहकीकात शुरू की गई। इस दौरान मुकामी पुलिस को भी इतला की गई। CCTV फुटेज ने भी ये बात तस्दीक की कि मुतलका किराने की दुकान के अंदर तो बच्ची जा रही है लेकिन उसके बाद वापसी नहीं हो रही। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन की, अहले खाना ने भी इन्वेस्टिगेशन की और यही सारी सूरत हाल इलाके के लिए एक तकलीफ दह सूरत हाल पैदा हो गई और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया गया। How heartbreaking when you see that girl walking towards the store and then never coming out. ये बताइएगा, ये वो मौका है जहाँ पर CCTV वीडियो या जो कैमरे लगे हुए थे ये कितने इफेक्टिवली काम आए हैं। बट इधर नहीं, जाहिर है वो आए और पुलिस के लिए केस हल करना लिटरली मिनटों का काम बन गया। अब ये बताइएगा कि पुलिस का दावा है कि जो मरकजी मुल्जिम है वो मुबैना मुकाबले में मारा जा चुका है। क्या एक ही शख्स गिरफ्तार हुआ था और फिर क्या हुआ? पुलिस ने क्या, CCD ने क्या तफसील दी है इसकी? जी यकीनन, चूँकि 2 रोज़ कबल का ये अफसोसनाक वाक़या है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद घर की छत से कई घंटे के बाद इस मासूम बच्ची की लाश बरामद की तो उसके गले पर तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद मज़ीद इंकशाफ हुआ कि दुकान का जो मालिक है
उसके पास 2 साल कबल इरसलान नामी एक नौजवान को मुलाजम रखा गया था। यही इस वाक़े का मरकज़ी किरदार है और इसी लड़के ने ही इसको रेप की कोशिश के दौरान कत्ल कर दिया है। कत्ल के दौरान इस बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाई गई, जबकि इस मुलज़म को गिरफ़्तार करके उसके दीगर साथियों से भी तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया, जो कई घंटे तक जारी रहा। रोंगटे खड़े हो रहे हैं सारी आपकी खबरें सुन के। ये फाइनली बताइएगा कि इस केस में वो जो 4 लोग और जो है मुलज़िम के साथ नामजद उनको किया था, उनसे मुतालिक क्या पता चला है, क्या हो रहा है वहाँ, और बच्ची के जो फैमिली है, अहले खाना है, वो पुलिस की परफॉर्मेंस से मुतमईन है, देयर ओके विद जो भी वो कार्रवाई हो रही है? अगर इस सारी सूरत हाल पर बात की जाए तो मकतूला के वालिद की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमे की जो FIR है उसको इंतहाई मशकूक बना दिया गया। मशकूक क्यों बनाया गया? उसमें ये बज़ाहिर तो वाक़या इत्तफाक़ी दिखाई देता है कि ये बच्ची शॉपिंग के लिए वहाँ चीज़ ख़रीदने गई, वहाँ पर उस मुलाजम से इसका मुलाजम उसको ऊपर ले गया, ज़्यादती की कोशिश के दौरान उसको मर्डर कर। लेकिन आखिरी चंद लाइनों में यहाँ तक जिक्र कर दिया गया कि इस दुकानदार का मकतूला के जो है बच्ची उसके बाप के साथ 2 रोज़ कबल लेन देन का भी कोई तनाज़ा था। जब हमने इस घर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा लेन देन का कोई तनाज़ा नहीं है और पुलिस ने ये चंद लाइनें अपने पास से ही इस FIR में डाली हैं। ना हमारा इनसे कोई झगड़ा है और ना ही इन्वेस्टिगेशन है। यही वजह है कि मुकदमा में 4 अफराद को नामजद किया गया है, जिसमें दुकान के मालिकान भी शामिल हैं, जिसमें दुकान का जो मालिक है मरकज़ी जिसके पास मुलाजमत करता था उसका एक दामाद भी शामिल है। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक मुलज़म को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, दीगर की गिरफ्तारी का अमल मुकम्मल हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। लेकिन जो मकतूल फैमिली है जिनकी बेटी कत्ल हुई है वो सारी तफ्तीश से मुतमईन नहीं हैं और उनका कहना है कि इस तफ्तीश में बेहतर तफ्तीशी अफसरान का तकर्रर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब इसको नोटिस लें ताकि कम अज़ कम उनकी जो बेटी का मर्डर हुआ है वो अपनी पुलिस की इस तफ्तीश से तो मुतमईन हो सकें। इसके लिए आला तफ्तीशी अफसरान की खिदमात हासिल करने की ज़रूरत है। जबकि दूसरी तरफ मुकामी पुलिस से जब रब्ता किया गया तो पुलिस का कहना है कि इस मामले की तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जाएगी। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को, मेडिकल बोर्ड को, फॉरेंसिक टीमों को तज्जिए के लिए इसके तज्जियाती रिपोर्टें भिजवा दी गई हैं और इसको तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। इस सारे मुकदमे की अहम पेशरफ्त में फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी कहूँगा कि जो मुलज़म था अरसलान, जो इसको पुलिस मुकाबले में मारा गया, जिस इलाके का रहने वाला था, उस इलाके के मकीनों ने मकामी कब्रिस्तान में उसकी तदफीन से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यहाँ नवाही गांव हैं 58 शुमाली, वहाँ के एक कब्रिस्तान में इसको सुपुर्द खाक किया गया। ये तो ठीक ही था। मलिक असगर, थैंक यू, शुक्रिया। बुरे काम का बुरा अंजाम। अबू बकर सिद्दीक हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। पेशावर में क्या हुआ था? बटाबेर में 15 साल की एक लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती की गई थी और उसकी वीडियोस बनाई गई थी। अबू बकर बताइएगा ये वाक़या है कब का और अहले खाना का क्या इल्ज़ाम है? क्योंकि पहले तो इसको जिरगे के थ्रू दबाने की कोशिश की जाती रही ना, महीना पूरा वहाँ लग गया। जी, पेशावर का मज़ाफ़ाती इलाका है बटबेर, जहाँ पर तकरीबन 35 दिन कबल ये वाक़या पेश आया है। FIR जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो थाना बटबेर में दर्ज कर ली गई है और इस FIR के मुताबिक 15 साल की जो लड़की है ये घर से मदरसे के लिए जा रही थी। रास्ते में एक मुलज़िम ने इस लड़की को रोका और कपड़े देने के बहाने जो है इसे अपने घर बुलाया। जब ये लड़की घर गई तो इस मुलज़िम के 2 दीगर जो साथी हैं वो भी पहले से इसी घर में मौजूद थे और FIR में बताया गया है कि इस लड़की को जो है इन तीनों मुलज़िमान ने ज़बरदस्ती जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर जो है FIR में ये भी बताया गया है कि इस लड़की की जो है एक वीडियो भी बनाई और इस वारदात के बाद जो है वो इस लड़की को और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ब्लैकमेल भी कर रहे थे इस वीडियो के हवाले से कि ये हम सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे और इस तरह की बातें जो है वो की जा रही थी। तो तकरीबन 35 दिन कबल का ये वाक़या है और FIR जो है 2 दिन कबल दर्ज कर ली गई है इस मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में और पुलिस की जानिब से जो है इसमें कार्रवाई की गई और 3 मुलज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। जबकि जो जरगा मेंबरान है तो उनके ख़िलाफ़ भी, चूँकि इससे कबल पुलिस ने कहा था
जैसा कि कार्रवाई करेंगे, तो उनके कुछ अरकान को भी जो है वो हिरासत में लिया गया है पुलिस ने। और ये बताएं, और ये बात नहीं हमें समझ आ रही कि ये कोई दूर दराज इलाके की बात नहीं हो रही कि खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े शहर कैपिटल की बात हो रही है, पेशावर की बात हो रही है, यहाँ भी जिरगे ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है, तो हुकूमत कहाँ है, पुलिस कहाँ है, कानून क्या कहता है? मतलब क्यों पेशावर शहर में जिरगा बैठा हुआ है महीने से और फैसला ही नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है, पुलिस मौजूद है, हुकूमत है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जरगे से जो है जो अभी रिसेंटली अभी ये जो केस आया है तो जरगे के ज़रिए फ़ैसले किए जा रहे हैं, चूँकि बताया जा रहा है कि जो मुतासरा फैमिली है वो भी स्टार्ट से, जिस तरह मैंने इससे कबल कहा कि ये बात जो है पुलिस तक नहीं पहुंचाना चाहती थी और इलाके के लोगों ने भी यही कहा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इतना बड़ा वाक़या होता है, पुलिस जो है क्यों इस मामले से लाइलम थी? अगर इतना बड़ा इससे पहले माजी में हमने देखा है जब इस तरह के वाक़यात होते तो पुलिस जो है वो अपने तौर पर अपने लेवल पर कार्रवाई करती है और अपने ही मुतालिका जो थाने के SHO होते हैं वो अपनी ही मुद्दत में FIR दर्ज करते। लेकिन ये बात जो है तशवीशनाक भी है और हैरान कुन भी है कि 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया इस इलाके का। ज़ाहिर सी बात है इस इलाके से जो नुमाइंदे हैं MPs MNS भी मुंतखब हुए हैं, इसके अलावा पुलिस थाना है यहाँ पर बाकायदा बडबेर का, इसके अलावा SP होता है मुतलका। तो ये एक सवाल ज़रूर है कि ये सवाल हम भी कर रहे हैं, ये सवाल आप भी कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक। वी आर पिकिंग अप सम रियली टफ इश्यूज दिस मॉर्निंग, और अभी हम वो बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती और उसके बाद उनके कत्ल कर देना, उस पर बात हो रही थी। और उसके बाद पेशावर वाला जो केस है जिसमें 15 साल बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार बना के वीडियो बनाई गई और उसके बाद जिरगा एक बैठ गया। ये जिरगे वाला जो सवाल है ना, ये अभी भी हमें खटक रहा है कि वाई ये ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वेज ऑफ जस्टिस आपको जाने की क्यों ज़रूरत है जब अदालतें वहाँ हैं, कानून है? वाई आर यू स्टिल ऑप्टिंग फॉर अ जिरगा? तो इस पे हमने बात करनी है। पर चाहे वो पंचायत सिस्टम हो चाहे जिरगा सिस्टम हो, हुकूमतों को अब इस मामले में लाइन एक लकीर खींचना पड़ेगी। पेशावर में जिस वाक़े का आप जिक्र कर रही हैं, जिरगे ने कोई 35 दिन तक FIR ही दर्ज नहीं होने दी, और आपको पता है ना उससे फिर केस कितना नुकसान पहुंचता है, केस को शवाहिद कमज़ोर होते हैं। SSP पुलिस फरहान खान के मुताबिक जिरगे का फैसला था कि ज्यादती करने वाले 3 नौजवानों में से किसी एक के साथ लड़की की शादी करा दी जाए। इमेजिन, अंदाजा करें कोई जुल्म कर रहा है आपके साथ और उसी के साथ भेज दो, उसी के साथ आपकी शादी हो जाए, आपको सारी उम्र उस जहन्नुम में रहना पड़े। आपके साथ ये हुआ है, जुल्म हुआ है, ये किसी और का कसूर है, आप क्यों बंद गए हैं उसके साथ? ये कहां से सोचा होगा किसी ने? और ये इस किस्म का पहला फैसला नहीं है जो किसी जिरगे से आया हो। सिंध के शहर खैरपुर में भी हमने कुछ अर्से पहले देखा कि जिरगे ने शादीशुदा खातून रुबीना को कारी करार देकर कत्ल कर दिया था। सिंध में इस नौयत के वाक़यात भी होते रहते हैं। बलोचिस्तान में हमने गुज़श्ता साल देखा कि डिगारी के इलाके में खातून और मर्द को सरेआम गोलियाँ मार दी गई। वो वीडियो भी देखी होगी सबने। मतलब जब इस वाक़े की वीडियो वायरल हुई तो पूरी सोसाइटी हिलकर रह गई थी, और ये काम भी जिरगे के हाथों ही हुआ था। चंद दिन पहले सेनेट की कायमा कमेटी की रुकन खातून ये कहने पर मजबूर हुई कि जिरगों में आखिर सारे मर्दी क्यों होते हैं, ख़वातीन को क्यों नहीं शामिल किया जाता? ऐसा बिल्कुल जेन्युइन लेजिट सवाल है। अव्वल तो नंबर 1 जिरगा क्यों होता है, नंबर 2 और फिर सारा ऑल मेल जिरगे क्यों होते हैं? ये किसने फैसला किया? और फैसले औरतों के बारे में हो रहे होते हैं ज़्यादातर। ऐसा भी देखने में आया है कि जिरगों में कमज़ोर लोगों की कमी सुनी जाती है। मतलब जो गरीब हो, जिसका कोई आगे पीछे ना हो, उसी के खिलाफ फैसले आते हैं। ताकतवर कबीले सरदार फैसलों पर हावी रहते हैं। पाकिस्तान के आला कानूनी इदारों और अदालतों ने ऐसे मुतवाज़ी अदालती निज़ाम या जिरगों को गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ सख्त अहकाम जारी भी किए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अभी भी चल रहे हैं और हमारी हुकूमतें इसे नज़रअंदाज करती हैं। एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स, आई एम सॉरी, ये असर रसूख रखने वाले जो लोग होते हैं वो हमारी पार्लियामेंट्स में भी बैठे होते हैं और उन जिरगों का हिस्सा भी होते हैं। ये भी हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दिस कि ये इशू अगर गैर कानूनी है तो ये अभी तक क्यों चल रहा है। फरजाना बारी हमारे साथ हैं, समाजी कारकुन हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। साइमा मुनीर हमें ज्वाइन कर रही हैं, मैनेजर प्रोग्राम औरत फाउंडेशन है। फरजाना साहिबा, सबसे पहले तो आपसे ही बात शुरू करते हैं। हम अपने बचपन से सुन रहे हैं, आप भी काफ़ी अरसे से ये बात कर रही हैं और इस पर आप लड़ भी रही हैं। ये जिरगा सिस्टम इतना मजबूत कैसे है कि अभी तक ख़त्म ही नहीं हो कि मतलब आप कानून साजी कर लें, आप माशरे में इसके अगेंस्ट बात कर लें, इसके गलत फैसलों के असरात देख लें, इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग? क्यों? ऐसा भी देखने में आया है कि जिरगों में कमज़ोर लोगों की कमी सुनी जाती है। ताकतवर कबीले सरदार फैसलों पर हावी रहते हैं। वो वीडियो भी देखी होगी सबने। मतलब जो गरीब हो, जिसका कोई आगे पीछे ना हो, उसी के खिलाफ फैसले आते हैं।
हुमा और अब्दुल्ला, आपने जो देखे बातें की हैं, आई थिंक वही उसको इंडोर्स करते हुए, क्योंकि देखें हमारा जो सबसे पहली बात है ना कि ये जिरके पंचायतें इसके बावजूद कि इनको कानूनी तौर पे जो है वो एक तरह से इलीगल करार दिया गया है। पहली बात ये है कि जो हमारा अपना फॉर्मल सिस्टम ऑफ जस्टिस है, जो हमारे अपना अदालती निज़ाम है, वो एक्सेसिबल नहीं है। वो गली मोहल्ले या वो जो कोर्टों और जो रूरल एरियाज के अंदर स्टेट जो है वो उसका जो अदालती निज़ाम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहाँ की पुलिस भी किसी वडेरे के जेब में होती है, थाना भी होता है, तो लोगों का एक्सेस जो है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मल सिस्टम है वो उसका वो महंगा भी है, उसके अंदर डिले भी होता है, और फिर दूसरा ये है कि जो भी इलीगल चीज़ें हो रही होती हैं किसी भी लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर, उसका ओवरसाइट, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ना हमारा मिसाल के तौर पे वहाँ पे कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ना ही हमारे लोकल MNA MP इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि अगर उनके इलाके के अंदर इस तरह की कोई गैर कानूनी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फरजाना साहबा, ये MNA MPS तो खुद भी जिरगों का हिस्सा होते हैं, वही कह रही हैं, बन जाते हैं, और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें, जब तक हमारी स्टेट जो है और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो लोगों के डोर स्टेप तक नहीं पहुंचेगा, लोग मजबूर हैं, जब तक हम उनको सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया नहीं करेंगे, लोग मजबूर होते हैं कि फिर वो इन्हीं जिरगा पंचायतों की तरफ जाते हैं। और जिस तरह आपने बिल्कुल राइटली कहा कि ये तमाम, एक तो उसमें बहुत पेट्रियार्कल माइंडसेट, मेल डोमिनेटेड, सिर्फ ये नहीं होता कि मर्दों की इजारादारी है, बल्कि वो मर्द जो अपने इलाके के अंदर बाअसर होते हैं। क्लास का इशू भी इसमें है कि जो वहाँ का सरदार है, जहाँ वह बटेरा है, वो वहाँ पे बैठता है। और फिर उसके साथ साथ ये है कि इतना पेट्रियार्कल माइंडसेट है, वो इतनी एक मिज़ोजिनी के साथ वहाँ बैठे होते हैं कि अगर आप देखें, बहुत रिसर्च इसके ऊपर हुई है कि जिनको पंचायतों में जब औरतों के हवाले से जो फैसले आए हैं वो हमेशा औरतों के खिलाफ होते हैं। चाहे आप मुख्तारा माई का लेकर कोहिस्तान का केस देख लें, मुख्तारा माई का, जहाँ वो भी जिरगे के कहने पे, या फिर आज जिस केस की हम बात कर रहे हैं, पेशावर में बड़ा बेर का केस देख रहे हैं, जिसमें 15 साल बच्ची के साथ माई ज्यादती हुई है, और जिरगा ये कह रहा है कि इनमें से किसी तीन में से किसी एक के साथ लड़की की शादी करते हैं। मतलब आप सोचिए, था टॉर्चर फॉर द लाइफ टाइम। मतलब उस जिरगे से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखें? मैं तो कहती हूँ जब ये खवातीन के साथ कोई भी ज्यादती या कुछ भी होता होगा और बात जिरगे तक पहुंचती होगी तो वो वहीं बैठ जाती होंगी कि हमारे हक में तो यहाँ कुछ होना नहीं है। और आप सोचें कि वो तीन ज़ाहिर आपस में दोस्त होंगे और उनमें से एक को उसके साथ शादी करा दी जाएगी। दिस इज मेस्ड अप। साइमा मुनीर साहिबा भी हमारे साथ। कैन आई पॉइंट आउट हियर, ये बड़ा बेर कोई इतना पसमानदा इलाका नहीं है। नंबर 1 वी आर टॉकिंग अबाउट पेशावर। जिरगे तो कराची शहर में भी बैठते हैं, मतलब बड़े बड़े शहरों में जिरगों की क्या ज़रूरत है? फरजाना साहिबा की बात ठीक है, बहुत सी ऐसी हमारी रिमोट एरियाज हैं जहाँ निज़ाम नहीं है, मगर बड़े शहरों में भी होना, पंचायतों में का होना ज़ाहिर एक सवाल तो है। साइमा मुनीर साहिबा, प्लीज़ आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह से एक तो जी एक सेकंड जी कंप्लीट योर थॉट। जी, आज तक आप मुझे बताएं कि जो जिरगे पंचायतों में लोग बैठ के फैसले करते, क्या उनको आज तक पकड़ा गया है? क्योंकि वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में है। तो ये जब तक आप जिरगे पंचायतों में बैठने वाले इन सरदारों को, वडेरों को, चौधरियों को जो है नहीं पकड़ेंगे, अभी आप ये जो पेशावर की बात करिए, कितने लोग पकड़े गए हैं, जब तक उनको पकड़ के सजाएं नहीं मिलेंगी इस तरह के माइंडसेट पे, तो ये सिलसिला फिर तो जारी रहेगा ना, और जारी है। जी साहिमा साहब, जी साहिमा साहब, जी फरजाना साहब हमारे साथ रहिएगा। साहिमा साहब, हम ज़ाहिर है हमने तवातुर के साथ गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते के वाक़यात का जिक्र कर लिया। ये पेशावर वाला वाक़या तो 35 दिन पुराना हो गया क्योंकि जिरगा उसे हैंडल करने की कोशिश करता रहा। एक तो ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ बच्ची, छोटी 3 साल की बच्ची की बात कर रहे हैं, 7 साल की छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं, 15 साल की बच्ची की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ जराइम कम कैसे होंगे? मतलब हम पंजाब में अगर देखें तो वहाँ पे एक फौरी इंसाफ का निज़ाम भी चल रहा है जिस पे भी सवालात उठाते हैं लोग। और इस चीज़ को भी साहिबा ज़रा माइंड में रखिएगा कि 15 साल की बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती होती है, वीडियोस बनती हैं, एविडेंस मौजूद है, फिर भी जिरगा जो बैठा हुआ है वो महीना लेके बैठ गया और अभी तक उसको फोर्स करने के एक से शादी कर लो। इससे पहले हम करिकुलम की बात करें थे, सब तालीम, नो तालीम, किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, क्या वजूहात हैं कि एक 3 साल की बच्ची को देखकर या 5 साल की बच्ची को देखकर किसी मर्द के
जहन में पहली कि चीज़ लड़के आती के जहन में जिनसी ख्यालात आ रहे हैं? देखिए, एक दो चीजें जो बहुत अहम है, आपने जरगा की बात की। अगर आप देखें पिछले साल या उससे पिछले साल पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन देखें जो इसी तरह के एक रेप के केस के खिलाफ था, और उसमें भी यही कहा गया चले जी इसने इसके साथ निकाह कर लिया है तो इसलिए इसको खत्म कर दिया जाए। और ये बुनेर का केस था, आप इसको भी देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा, अगर आप देखें पिछले साल मैं थोड़ा सा डाटा देख रही थी, प्रोसिक्यूशन केपी प्रोसिक्यूशन का डाटा, ठीक है, जिसमें रेप के 314 केसेस जो हैं वो हैंडल किए गए, जिसमें से 299 केसेस में इक्विटल हुई है, ठीक है, बरियत हो गई है। इसके पीछे भी ये जो राजीनामे है, इसके पीछे राजीनामे है, ये सारा कुछ बहुत ज्यादा है इसके। और इसके सिर्फ यही नहीं है, अगर इसी के अंदर ये जो डाटा जिसकी मैं बात कर रही हूँ आपके, इसमें अगर आप चाइल्ड मोलेस्टेशन के केसेस देखें वहां पे भी ऐसा ही है। जो रेशियो जो है वो इक्विटल का वो 94 to 100% है। गैंग रेप में 100% है केपी के अंदर, ठीक है, ये डाटा कहता है, ये हम नहीं कहते। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें इसी सारे की बेस पे केपी के अंदर 2023 में 216 केसेस रिपोर्ट हुए थे, ठीक है, 2024 में 213 और 2025 में 236 रेप के केसेस रिपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं जी, बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है। और जहाँ तक ये जो जरगा और इस सारे की जी इक्विटल, ये मैं बात कर रही हूँ कि जो बात हो रही है ना, अगर एक औरत जाती भी है इस सारे के बाद भी और वहाँ पे अगर इक्विटल रेट जो है वो आपका 96 से 100% है, तो वहाँ पे एक औरत को इंसाफ कहाँ से? तो साइमा साहिबा, फिर ये बड़ा डिफिकल्ट है डिसाइड करना, ना उधर मिल रहा है इंसाफ ना इधर मिल रहा है। फिर एक तरफ ये इक्विटल हमारा रेशो है, फिर एक तरफ ये बहस है कि जिस तरह पंजाब में कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें भी सवाल उठता है। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, यही एग्जैक्टली बात ये है कि क्या किया जाए। हम अगर आप देखें ना, इसका जो एंटी रेप एक्ट 2021 जो है, इस सारे के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, लॉज मौजूद है, बेहतर लॉ भी है, अच्छे बुरे, लेकिन उसमें एक तो इम्प्लीमेंटेशन जो है सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मसला जो है आपका लोगों को इसका इल्म नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपके पुलिस का सारा सिस्टम फरसुदा है। अगर ये जरगा जो है, मुझे इस वक्त भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी ये एक टैक्टिक में से एक चीज़ है ताकि वो सारे एविडेंस खत्म हो जाए। अब अगर ये जो रेप का केस जो है ये रिपोर्ट भी होगा, इसमें एविडेंस क्या रहेगा? 35 दिन गुजर गए। ये जो इक्विटल रेट है, इसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि लोग बरसों लगा देते हैं, महीने लगा देते हैं इस सारे के अंदर, ठीक है ना? तो एक ये भी रीजन है। दूसरा फिर ये कि जहाँ पे ये जो जरगे हैं हमारे, ये तो जाहिर है, तो कहीं भी इससे आप ये वाली उम्मीद ही ना रखें कि ये ऐसे कोई फैसले करेंगे जो औरतों के हक में होंगे, ठीक है। बात यह है कि करना क्या है। हमारा इस वक्त सारा जो सिस्टम है वो प्रोटेक्शन बेस्ड चल रहा है। हमें काम करना है प्रिवेंशन पे। ये प्रिवेंशन जो है मैन एंगेज की सूरत में आप लड़कों के साथ और मर्दों के साथ काम करें। आप इस कम्युनिटी के साथ काम करें जो रेप को छुपाती है और उस फैमिली को भी जो है तो प्रेशराइज करती है कि रेप को छुपाया जाए। हमें ये सारे काम वहाँ पे करने हैं, क्योंकि जब हम ये प्रिवेंशन की तरफ आएंगे, हमें अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदल के प्रिवेंशन की तरफ लेके जाएंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उससे फ़र्क पड़ेगा आपकी कम्युनिटी के अंदर, जिस वक्त रेप के केसेस पे भी फ़र्क पड़ेगा, उसकी रिपोर्टिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो है साइमा साहिबा बिल्कुल। और हम भी जब शुरू में हम जब बात कर रहे थे तो हमारी बात यहाँ से उठी थी कि व्हाई आर दीज मैन थिंकिंग कि इट्स देयर राइट, लिटिल बॉयज ऑल्सो, मतलब लड़के टीनेज वगैरह बच्चियों को उठा के रेप हो रहा है, क्यों इंटाइटल्ड अपने आप को समझ रहे हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं। ये आप कह रही हैं ना कि इनको वी हैव टू एजुकेट देम, या फिर उनके साथ हमें काम करना है, एंगेज करना है, कम्युनिटीज़ में जाना है। आई एम सॉरी, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह किसी के साथ बैठ के एक बेसिक चीज़, फरजाना साहिबा आप भी बीच में बता सकती हैं, एक बेसिक चीज़ सिखाई जाए कि कंसेंट भी कोई चीज़ होती है, आप हाथ नहीं लगा सकते। परहैप्स वो बच्चे अपने घरों में भी ये होते हुए देख रहे हैं, अपने खानदानों में ये होते हुए देख रहे हैं, अपने सोसाइटी में अपने लड़कों से सुन रहे हैं। जो फरसूदा मर्दानगी का कॉन्सेप्ट है ना, ओवर पावर करना, डोमिनेट कर, ये बेसिकली पावर स्ट्रगल। और फिर ये भी पता चल जाना, जिस तरह की साइमा साहिबा आपने पूरे स्टैट्स बताए हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पकड़ तो कोई होगी नहीं, इसलिए कर लो। जी फरजाना साहिबा आप बताएं पहले।
हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें जो भी रेप है, मतलब एक सेक्सुअल एक्ट तो होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक पावर कॉन्टेक्ट तो वो That's पावर का right. एक्ट है और पावर के कॉन्टेक्स्ट में ही होता है। जी, हमेशा जी, आप बिल्कुल। देखें कि या अमीर आदमी गरीब का औरत का करेगा, रेप करेगा, या एक अडल्ट एक बच्चे का, तो हमेशा आप देखें कि ये जो जितनी भी सेक्सुअल अब्यूज होती है ये पावर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही होता है। अब देखें इशू ये है, प्रिवेंशन की बिल्कुल हमें बात करनी है और इसको भी समझना है सोशियोलॉजिकली कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो सेक्सुअल, ये जो परवर्टेडनेस है, ये जो एक तरह से जिनसी बर्बरियत फैल रही है, वो ये इतना सिक माइंडसेट जो है, ये इतना गैर सेहतमंदाना जो माइंडसेट है, ये क्यों इसमें क्यों इजाफा हो रहा है, कैसे इजाफा हो रहा है ना, उन वजूहात को समझना है। देखिए जो इंसिडेंट होते हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते, वो एक सिस्टेमिक स्ट्रक्चरल जो एक हमारी होती है ना, जो सोशल फॉर्मेशन, जो समाजी रवैये बनते हैं, उनके पीछे एक लंबी तारीख होती है। अब आप देखें कि हमारे यहाँ दो चीजें हैं कि ये जो एक क्रिमिनल माइंडसेट है वो किसी भी माशरे में कैसे उसके अंदर बढ़ावा आता है। सबसे बड़ी बात है कि ऑब्वियसली एक तो हमारे यहाँ बहुत सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है लोगों का, जिस तरह की हमारी सोसाइटी के अंदर घुटन है और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, और मीडिया के अब देखिए हर एक के हाथ में फोन है, हर तरह की एक जो एक पोर्नोग्राफी है उसको लोग देख रहे हैं, एजुकेशन नहीं है और सिस्टम के ऊपर लोगों को ये लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे हमारी पकड़ नहीं होगी। जैसा सामा ने कहा कि कन्विक्शन रेट जो है वो इतना ज्यादा है कि हमारा पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बिल्कुल नाकाम है हम इस तरह के जो मुजरिमों को सजाएं देने में। तो जो ये बंदा ये जो भी इस वक्त ये एक्ट करता है उसको ये एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी होती है, उसको ये ख्याल होता है कि मैं ये करूंगा और मैं बच निकलूंगा। और मैं ये समझती हूँ कि बच्चियों के साथ ये जो हो रहा है, जब ये कहा गया कि बच्चियों के साथ जो होगा तो डेथ पेनल्टी होगी, तो मुझे लगता है उसके बाद लोगों ने उनको मारना शुरू कर दिया है कि रेप करेंगे छोटे बच्चियों को और फिर उनको जान से मार देंगे, ताकि ना कोई बच्ची कोई एविडेंस हो और फिर वो ताकि इससे बच निकले। तो आई थिंक देखिए जो इसकी वजूहात हैं कि सेक्सुअल वायलेंस जो है सोसाइटी के अंदर, ये जो एक परवर्टेड माइंडसेट है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सोसाइटी के अंदर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जिसकी आप फरजाना साहिबा बात कर रही है ना, उसके और भी आउटलेट्स हो सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन एडेड टू अ क्रिमिनल माइंडसेट जिसमें कत्ल भी हो रहा है, जिसमें कत्ल भी हो रहे हैं। दिस जी साइमा साहब, योर क्लोजिंग थॉट्स एंड देन वी हैव टू रैप दिस अप। जी साइमा साहब, बात ये है कि बात सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और ये सारा कुछ, देखिए ऐसा नहीं है कि यूरोप में रेस नहीं होते या अमेरिका में रेप नहीं होते, लेकिन वहाँ पे जस्टिस सिस्टम मौजूद है स्ट्रॉन्गर। ये जो हमारे यहाँ का जो वीक जस्टिस सिस्टम है, ये बेसिकली ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर रेपिस्ट के लिए, हर कल्प्रेट के लिए। उसको पता है कि उसको बच जाना है, क्योंकि ये तो ये ऐसा नहीं है कि रेप कहीं और नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे जस्टिस सिस्टम रिस्पॉन्सिव होता है। हमारे यहाँ का जस्टिस सिस्टम जो है वो जिसको कहते हैं ना सत्तू पी के तो सो रहा है, right. हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है इस वक्त। बाकी तो ये सारा कुछ चलेगा। आप कभी मैंने जो बात की कि आप मैन एंगेज की बात की, यही बात कि जी आप मस्कुलिनिटी के लिए एक नया नैरेटिव लेके आए, उसको एक आम करने की कोशिश करें, इस कंसेंट को लेके आए कि लड़कों के साथ बैठ के बात करें। और ये सिर्फ कोई एक जगह पे नहीं, ये हम सारों की जो है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सबको करना पड़ेगा। चाहे वो मीडिया है, मीडिया को अपने तौर पे देखना है, जो सिविल सोसाइटी है उसको अपने तौर पे देखना है, इवन ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये इनको अपने तौर पर देखना है। हर किसी का ये रोल बनता है कि हम उस सारे के लिए काम करें, उसके खिलाफ काम करें। क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम मैंने आपसे कहा वहीं पे आएगा कि जिस वक्त ये रिपोर्ट डिले होगी, डिले इसकी FIR होगी, जितना ज़्यादा ये जो केसेस है ये डिले होते जाएंगे, ये इम्प्यूनिटी देते हैं सारे को रेपिस्ट को। और जो दुख की बात यही है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, चाहे वो जरगा सिस्टम है, चाहे वो हमारा, और कितने ही ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम यही इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारा जो कमज़ोर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें एक्विटल रेट्स इतने ज़्यादा हैं, जिसमें कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है, जाहिर है उससे कोई डिटरेंस वहाँ इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे मुजरिमान। बहुत शुक्रिया आपका साइमा। थोड़ा सा हम हिल इसलिए गए हैं बिकॉज हम बहुत अरसे से यही बातें कर रहे हैं और हमेशा कंक्लूजन यही आता है एंड इट्स गेटिंग वर्स एक्चुअली, बिकॉज जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई एग्जांपल्स नहीं बनेंगे हमारे सामने
people will think that we will get away with it and they do. कराची में ये चलता गैस्ट्रो रहेगा। और असहाल के मरीज़ों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। टॉकिंग अबाउट अदर इशूज़, इसकी वजह गैर मयारी आलूदा खाने हैं, साथ ही ईद कुर्बान का फ्रीज़र में रखा गया गोश्त क्यों जो पीछे अभी पीछे पड़ तक गए हैं लोग आप? उसके कल भी यही बात कर रहे थे, ये असल में कोई मतलब वाकई पीपल आर लाइक ईटिंग दैट मीट एंड कल हमने सोशल्स पे बात की थी। बिल्कुल, तो मैं आपसे पूछ सिविल अस्पताल में पेट के अमराज और डायरिया के 200 से ज़ायद मरीज रोजाना की बुनियाद पे आ रहे हैं। हमें एवरी क्या डे। पता कि वो ईद का ये डॉक्टर्स बता रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे। जना अस्पताल में एक दिन में गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद 150 से तजावुज कर गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी पेट दर्द, उल्टी, मतली, लूज मोशंस की शिकायत के साथ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। फ्रीजर में रखा गया गोश्त अगर मुनासिब तरीके से ना पकाया हो तो मैदे के मसाइल का सबब बन रहा है। चले, इस पे लेट्स जरा टॉक टू बात द करते डॉक्टर, हैं। यू राइट, इस पे बात करते हैं। और डॉक्टर नाशिर साहब हमारे ने साथ हमें मौजूद join हैं, किया। नॉलेज अमराज़ मैदा आगा खान यूनिवर्सिटी डॉक्टर साहब, दिस अस्पताल। इज द रीजन ज़्यादातर जो इस मौसम, एक तो मौसमी भी बीमारियां हो जाती हैं और अक्सर गैस्ट्रो जो होता है, मतलब पेट को भी गर्मी लग जाती होती है, तो यू फॉल सिक बिकॉज ऑफ दैट एज वेल। ये हम डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे कि पेट को गर्मी लगती है क्या? हाँ, जो टर्म यूज होती है। डॉक्टर साहब आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि ये जो इस वक्त करंटली पेट के अमराज का, मैदे के अमराज का रश बढ़ गया है और आई थिंक ये एक बैड कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है कि बकरीद अभी गुजरी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये और हमारे यहाँ जो फूड हैंडलिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बड़े ख़राब हैं, तो उसकी वजह से ये इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये बीमारी जो है इस वक्त बढ़ी हुई है। पेट को गर्मी नहीं, मेरा नहीं ख्याल पेट को गर्मी लगती है। अच्छा, सही। इंसान को गर्मी लगती है, पेट को नहीं लगती। अच्छा, होगी। आप बताइएगा, ये गैस्ट्रोएंटाइटिस जो ये वबा भी हो, वबा की सूरत अख्तियार कर जाता है, सो ये इस टाइम जो सूरत हाल है, इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या हम कह सकते हैं कि शहर में इसकी वबा फैली हुई है? आई थिंक जो इस टाइम के लिए एक्सपेक्टेड होना चाहिए उससे तो ज़्यादा ही है। सही है। आई थिंक वबा जो है वो वर्ड जो थोड़ा सा पैनिक फैला देता है, that's right. तो शायद वबा तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर इसका जो ट्रेंड है वो इस वक्त राइज पे है। और इसमें दो चीज़ें हैं टेक्निकली स्पीकिंग। एक फूड पॉइजनिंग, यानी फूड ख़राब हो गया और उसको खाने से जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं। ये बैक्टीरिया होता है अक्सर। अच्छा, दूसरी साइड पे वायरस भी होता है, जो कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फूड से, लेकिन अगर एक बीमार शख्स है या वो सरफेसेस या वो बर्तन जिनके ऊपर खाना रखा गया था या वो उनसे भी कांटेक्ट में आके फैल सकता है। तो वो सिर्फ एक फूड सोर्स नहीं, वो उससे वो लोग भी बीमार हो सकते हैं जो बीमार शख्स के कांटेक्ट में आते हैं। तो इन दैट वे हाँ ज़रूर वबा की सूरत भी थोड़ी बहुत हो डॉक्टर, सकती है। व्हाट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर? अब इतनी गर्मी है कि लोग कहीं भी हो वो पानी तो पीना चाहेंगे या कोई शरबत मिल जाए। मतलब हमने सड़कों पे भी स्टॉल्स वगैरह भी देखे हैं, पानी या शरबत बना के ठंडा बांटा भी चला जा रहा है। हम ऑब्वियसली यहाँ यही इम्प्लोर करते हैं लोगों को कि उबाल के पानी पिया करें, घर में जो स्टोर करते हैं आप, या फिर मिनरल वाटर एंड ऑल दैट। पानी कुड बी अ आजकल सबीलें भी लगी हुई हैं। हाँ, तो पानी कुड बी अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर एज वेल। 100% बिल्कुल सही कह रही है। देखिए प्रिंसिपल्स वही हैं सारे जो फूड हैंडलिंग के हैं। हाथ ही नहीं धोया हुआ है, उसी को बहुत सारे लोग हैंडल कर रहे हैं जो कि खुद बीमार हैं, और पानी को कवर नहीं किया हुआ है, उबाला हुआ नहीं है। एक दफ़ा कोई चीज़ कंटामिनेट हो गई तो फिर उसको कंज्यूम जो कर रहा है, उसको खा रहा है, पी रहा है, वो सब के सब भी लोग बीमार होने के ख़तरे में होते हैं। पानी एक बहुत बड़ी सोर्स है। हम कराची में हैं, कराची में तो अक्सर सीवेज लाइंस भी मिक्स हो जाती हैं पानी के साथ। जो बर्फ़ जिस तरह बनती है वो भी हमको पता ही है। तो बिल्कुल हर स्टेप के ऊपर कंटामिनेशन हो सकती है। कोई इन्फोर्समेंट तो होती नहीं है हाइजीन की, क्लेanलीनेस की। सो जी हाँ, बिल्कुल पानी, जूस, सबीलें, ये सब सोर्स हो सकते हैं। डॉक्टर फाइनली ये भी बता दें कि अब एवरीबडी परहैप्स कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल और इमरजेंसी शायद अफोर्ड भी ना कर सकें, और बहुत से लोग तो एंड अप वहीं होते हैं। हाउ कैन वन टेक केयर ऑफ इट एट होम? मतलब ऑफ द काउंटर आप दवाइयाँ ले लें, अपने आप को हाइड्रेट करें, व्हाट डज वन डू? घर पे कर सकते हैं आप इसके लिए?
बिल्कुल। सो ऑफ द काउंटर दवाइयों का मशवरा तो शायद मैं नहीं दूंगा उस तरह से, लेकिन आई थिंक 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक सफाई और दूसरा हाइड्रेशन। सो ORS एक बहुत बड़ी रिसोर्स है हमारे पास। सबसे अच्छी बात तो ये कि ज़्यादातर लोग खुद ही सीख हो जाते हैं। right. अच्छा, कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें ज़रा ज़्यादा मसला होता है, छोटे बच्चे या ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग या प्रेग्नेंट ख़वातीन या जिन लोगों में पहले से कोई बीमारियां हैं, डायलिसिस वगैरह, ये वो दूसरे मसाइल हैं, ये ग्रुप ज़्यादा रिस्क पे होता है। अगर पानी लूज़ कर रहे हैं डायरिया के ज़रिए तो सबसे पहले तो ORS यूज़ करें और अपने गिर्द गिर्द सफाई रखें और खाने की रिसोर्स को बेहतर रखें। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा फिर ज़रूर मेडिकल हेल्प लें। लकीली ज़्यादातर लोगों का बेहतरी खुद ब खुद 1-2 दिन में आ जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाशिद इनायत, थैंक यू वेरी मच। पीपल, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें और यू वर राइट आफ्टर ऑल अबाउट द गोश्त। फाइन, आई सेड इट। ऑल्सो आजकल जाहिर है आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं चाहे वो शरबत हो, दूध हो, जब बाहर जाते हैं ना, मतलब मौसम भी है और फिर आपका दिल चाहता है कि मतलब इस चाटें इस किस्म की चीज़ें आप खाएं। दही भी बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, वो टेस्ट और जो लोग सबीले लगा रहे हैं पर्टिकुलरली मुहर्रम के इन अयाम में, मेक श्योर कि आप अच्छी तरह हाथ धोकर जो भी आप चीज़ हैंडल कर रहे हैं, जो बर्फ़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ सुथरी हो, और अगर दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध उबाला हुआ हो, या आप पैक्ड दूध ले सकते हैं, डब्बे का दूध ले सकते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल फॉर पीपल अराउंड यू जिन्होंने वो चीज़ें कंज्यूम करनी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बातें तो सारी हम आपसे कर ही लेंगे, पहले तो इसका जवाब दे दें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब आपसे कहते हैं कि वफाकी हुकूमत आपकी बात अगर नहीं मान रही तो कुर्सियाँ छोड़ दें, तो क्या जवाब है आपका? छोड़ दें फिर? वफाकी बिलावल साहब को हमें 10 दफ़ा से ज़ायद दफ़ा, 10 दर्जन दफ़ा हम कह चुके होंगे कि भाई हमें निकालें हुकूमत से, हमें जाने दें, लेकिन इस मुल्क का जो निज़ाम चल रहा है, चंद सीटों के ऊपर हुकूमत चल रही है, हमें नहीं जाने देते, हमें हुकूमत नहीं छोड़ने देते। और इस वक्त MQM में इतनी ताकत नहीं है कि वो सबको नाराज़ करके अपनी सियासत कर सके। इस हुकूमत में रहने में हमें कोई, हमारी इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेस, और हमने कुछ भी नहीं मांगा, ये मिनिस्ट्री हमने नहीं मांगी, हमने एक पॉइंट एजेंडे पे इस हुकूमत को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान की तारीख में MQM ने भी पहली दफा ये मुस्तफा साहब ऐसा लग रहा है आपने कहा है हमें जाने देते, आपके जवाब से तासुर मिला है जैसे आपको यरगमाल बना के रखा हुआ है और ये वजारतें दी गई हैं, जाना चाहते हैं लेकिन एंड यू आर होस्टेज टू द सिस्टम, इज दैट सो? आप देखिए, आप मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, आप जो उसको समझना चाहें, मैं तो आपको सच बयान कर रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान का निज़ाम MQM अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि सबको नाराज कर दे। हुकूमत को, आपको पता है, बिलावल भुट्टो साहब को भी पता है कि ये हुकूमत जो है वो कोलिशन पार्टनर है, सारी सीटों को लोगों को मिलाकर हुकूमत बनी हुई है। हमारे पास 22 सीटें हैं, हम मुल्क का निज़ाम हिला सकते हैं इस वक्त, एट दिस मोमेंट। ये निज़ाम इसी बात की तो बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो इंकरेजमेंट है कि उनके पास इतने नंबर हैं कि वो जिसको चाहे जो कर लें, जो चाहे कहें, जो चाहे करें, उनको अभी कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुल्क चलाने वालों को ये निज़ाम चलाना है, रियासत को ये निज़ाम चलाना है। अब इस निज़ाम को चलाने की मजबूरी पता नहीं कब तक पीपल्स पार्टी को मजबूरी बनाकर हम चलाएंगे, ये वक्त ने फैसला करना है। तो आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये हमारे पास 2 वजारत है ना, इस 2 वजारत की वजह से आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमने इस हुकूमत में जाने के लिए आज PMLN ने अगर वजीर आजम, उनके वुज़रा खड़े होकर अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कैबिनेट में, स्टैंडिंग कमेटी में अगर इस मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं, तो हमारे हुकूमत में होने की वजह से कर रहे हैं। हमने एक एजेंडे को अपनी हुकूमत में शामिल होने के लिए अपना मौक़िफ़ बनाया। 26वीं तरमीम में शामिल हुई वो चीज, 27वीं तरमीम में शामिल हुई चीज, सिर्फ पीपल्स पार्टी इसको अपोज कर रही है। हम आराम से हुकूमत छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़, ये वाली जो बात आज आप जिक्र कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जिक्र हो रही है, ये बात कहीं डाई डाउन हो जाएगी और हमें कोई लस्ट ऑफ पावर नहीं है। लेकिन एक बात बताता चलूं, लुक होस टॉकिंग, बिलावल साहब जब ये जिक्र करते हैं कि हम हुकूमत छोड़े, ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन में है।
उन्होंने सदर का ओहदा ले रखा है, इन्हीं पार्टियों से इलाक करके उनके पास अकेले की सीट नहीं है। उन्होंने केपी के खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप ले रखी है, उन्होंने पंजाब की गवर्नरशिप ले रखी है, उन्होंने बलूचिस्तान की सीएमशिप ले रखी है, उन्होंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर की सीट ले रखी है, उन्होंने चेयरमैन सेनेट की सीट ले रखी है, और सिंध वो जीते हैं ना, वजीर आला उनका है। ये सारी जो सीटें मैंने उससे पहले बताई हैं, ये तो कोalition, इसमें तो हमारा वोट भी शामिल है, ये तो कोalition पार्टनर की मदद से उनके साथ मिलकर ही वो ये हुकूमत में, तो वो तो सबसे बड़े हुकूमत के स्टेक होल्डर है। लेकिन बिलावल साहब को ये पता है कि आज रियासत चूंकि नंबर्स पूरे नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला साहब एक बात बता दूं, ये मुल्क चल नहीं रहा, हम डिलीवर कर नहीं पा रहे इस निजाम में जो आज मौजूद है। मैं 12 कह चुका हूं, एक वजीर आजम, 4 वज़ीर आला, और चारों को आपको पता है आपने 8,848 अरब रुपए सूबों को डिविजिबल पूल में दिए। 8,848 अरब रुपए 4 इंडिविजुअल्स को मिले हैं जिनको आप वजीर आला, वज़ीर आला कहते हैं। अब वो 8 रुपए किसी को दे या 8,000 अरब रुपए किसी को दे, कोई निजाम नहीं है। तो वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ग्रास रूट पर आना चाहिए, पहली कड़ी नहीं है कि वफाक से सूबों को इख्तियारात मुंतकिल हों और फंड सूबों को मुंतकिल हों। हाँ, सूबे आगे से नहीं कर रहे, वो एक सवाल जायज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप वफाकी वजीर कहते हुए जब ये कह रहे होते हुए ये कह रहे हैं कि ये मुल्क नहीं चल रहा और हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो ये तो आपकी अपनी काबीना, अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। और जब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि और तो किसी की हिम्मत नहीं हुई एक यूनियन काउंसिल के इंतखाबात कराने की, तो फिर वो ठीक कह रहे हैं कि सिंध के अलावा तो कहीं इंतखाबात ही नहीं हुए। सारा मसला ही यही है कि जो हमारी बड़ी पार्टियां पाकिस्तान में, चाहे वो कोई भी हों, वो अपने नाक के नीचे इख्तियारात और वसाइल नीचे देना नहीं चाहते। और उसमें अगर उनको आज ये मौका मिला हुआ है ना कि बिलावल भुट्टो साहब ये बात करें, यकीनन पंजाब में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है और दूसरे सूबों में नहीं है, और इन्होंने भी करा रखा है। 2010 में मेरा टेन्योर खत्म हुआ था, पीपल्स पार्टी थी, 2015 में जाकर इलेक्शन करवाए, फिर 2020 में टेन्योर खत्म हुआ, 2023 में जाकर इलेक्शन कराए। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनकी मजबूरी में इलेक्शन कराए ना, सारा उसमें से गूदा निकालकर। मैं ये बात पहली दफा आपके सामने नहीं कह रहा हूं, चार्जशीट नहीं है ये जब मुल्क के वुज़रा कह रहे हैं, वफाकी वुज़रा कह रहे हैं, ये हमारी कामयाबी है कि आज हमने इस इशू को एक रियल पाकिस्तान का इशू बना लिया। मैं बिल्कुल आपके सामने वफाकी वजीर MQM का एक कारकुन रहनुमा बैठकर कह रहा है कि आज आपने जो आपका निजाम है, NFC अवार्ड से आप पैसे लेते हैं, नीचे आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देते, डिविजिबल पूल में आप इस साल 8,848 अरब रुपए आपने दे दिए, नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का कोई निजाम नहीं है, नहीं चलना। ये जो इतना गुस्सा आ जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वो इसीलिए आ जाता है कि इतने बड़े पैसे, अब आपको पता है 2,263 अरब रुपए इस दफा सिंध हुकूमत को मिले हैं। 18वां साल है इनकी हुकूमत को, 22,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिल चुके हैं। कौन से कारोबार में 22,000 अरब रुपए मिलता है? ये जो दुबई की प्रॉपर्टी महंगी हो रही है ना, ये इसी सूबों के पैसों से हो रही है, वो यहां लग नहीं रहा। 22,000 अरब रुपए 18 सालों में इतने होते हैं कि 50 दफा पूरा सिंध बिल्डोज करके 50 दफा आप नया सिंध बना ले। वो जो ताने दे रहे हैं प्रोविंशियल PMLN को, वो सही बात कर रहे हैं। और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर PMLN भी अपने यहां पंजाब में और इस्लामाबाद में आइडियल किस्म की लोकल गवर्नमेंट बना ले, जो कि पंजाब की पूरी असेंबली ने, आपको पता है, यूनिवोकल होकर एक करारदाद मंजूर की है, और वो पूरी पंजाब की असेंबली जहां पर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वो वही बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। और उन्हें वफाक को कहा है कि आईन में तब्दीली करें। देखिए, आज अब ये मसला MQM की डिमांड का नहीं रहा। आपको मेरे मरने पे, मेरी कस्मा पुरसी पे जाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ये मसला पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान की सलामती का और निजाम को डिलीवर करने का है। मैं आपको बबांगे धौल ये बात कह रहा हूं कि इस निजाम में ये लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी पॉलिसीज बना ले, उसका ट्रिकल डाउन नहीं है। वफाक से पैसे आकर वो सूबों में पार्क हो जाते हैं, इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम में पार्क हो गए, वहां से नीचे ट्रिकल डाउन का कोई निजाम ही नहीं बनाया। तो देखें, आपने अभी कहा कि पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कराए थे इंतखाबात 2023 में 20 की हुकूमत एक्सपायर हुई थी। सो आप लोग रुजू करें वफाकी आईनी अदालत से और हुकूमत में होते हुए रुजू करें और उनसे कहें कि जी वफाकी हुकूमत को इंस्ट्रक्ट करें
बाकी हुकूमतों को इंस्ट्रक्ट करें? इस आईनी अदालत से पहले एक सुप्रीम कोर्ट थी, जस्टिस गुलजार के पास एमक्यूएम गई हुई थी और हमने जस्टिस गुलजार से कोई 8 पेज का रिटन फैसला लिया हुआ है इन्हीं तरामीम को। उन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा कि ये तरामीम करें, अपनी कानून साजी करें, नहीं करते, वो नहीं करते, दीदा दिलेरी से नहीं करते। बिल्कुल अब हम जो है वो हमने पार्लियामेंट में 26वें में इंतजार करते रहे, 27वीं तरमीम में इंतजार करते रहे, अब 28वीं तरमीम की बात है, ये नहीं मानते। बिल्कुल हमारी लीगल टीम इसके ऊपर तैयार बैठी है कि हम आईनी अदालतों में ये मसला लेकर जा रहे हैं। माइंड यू अब्दुल्ला साहब, अगर एमक्यूएम ना होना और एमक्यूएम ये बात ना कर रही हो तो किसी को इसका ख्याल नहीं है। हमने इस मसले को उजागर कर, और हम ये कोई अपनी कराची की बात नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये हम इसीलिए इसे लॉक करना चाहते हैं। 18वीं तरमीम को इस जो कि डिवोल्यूशन ऑफ प्लान हुआ था उसको इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एटीट्यूड से खतरा है, हमारे कहने से खतरा नहीं। आज अगर आप मुझसे पूछें 18वीं तरमीम को रोल बैक करो, मैं कहूंगा रोल बैक कर दो, कोई मसला नहीं। मुझे इसमें क्या मिला है, एक आम आदमी को क्या मिला है? इख्तियारात और वसाइल आकर सारे सूबाई दारुल हुकूमतों में पार्क हो गए, वहां से नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुए। तो ये 28वीं तरमीम को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस एटीट्यूड से खतरा है, हमसे खतरा नहीं है। ये रोल बैक कल को कोई कर दे। फारूक सत्तार साहब बिल्कुल ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ये मसला अगर हल ना हुआ तो कराची समेत दीगर शहरों से वफाक के ज़ेरे इंतजाम होने का मुतालबा है और फिर कराची में भी एक्शन कमेटी बनेगी, ये उनका कहना है। क्या वो इंसिनुएट क्या कर रहे हैं, फिर एक्शन कमेटी बनेगी कराची में? देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब से चंद दिन पहले जो उन्होंने तकरीर की इसी बजट स्पीच में, वो खड़े होकर फरमा रहे थे कि मेरा ख्वाब है, मैं चाहता हूं कि इस असेंबली में मेरे सामने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का नुमाइंदा भी खड़ा हो, अपने हुकूक की बात करे, कश्मीर का MNA खड़ा हो। तो वो वफाकी हुकूमत को ये कह रहे थे कि इनको हुकूक दो, इनको असेंबली में लेकर आओ। हम जो कि असेंबली में मौजूद हैं, हमारी जरा सी बात उनको नहीं सही जा रही और उस पर वो इतने ज्यादा जो है वो आग बगोला हो रहे हैं। वो कैसे कल को कश्मीर के नुमाइंदे की बात सुनेंगे या गिलगित बल्तिस्तान की बात सुनेंगे? तो ये डाइकोटमी है, दैट मींस कि सियासत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। अगर आपको कश्मीर के नौजवानों की इतनी फिक्र है तो आपको कराची के नौजवानों की और लोगों की भी इतनी फिक्र होनी चाहिए। और क्या कराची आग और खून में खेलता नहीं रहा है? आज कराची में कोई भी बैरूनी ताकत आए और यहां के नौजवानों को एक्सप्लॉइट करे, क्या लोग उसके पीछे नहीं चल पाएंगे? पीने का पानी आप दे नहीं रहे, घर से पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी जाता नहीं है, कचरा उठता नहीं है, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं। कराची के नौजवानों के लिए सिर्फ फूड पांडा में नौकरी रह गई है। जो कोटा सिस्टम हम खत्म करने के लिए उठे थे, आज उस कोटे पे भी आप कोटा नहीं कर देते। जब देही कोटा खत्म हो जाता है तो शहरी कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर आप सारी नौकरियां ले जाते हैं। 5 लाख नौकरियां दी हैं, 1 रुपए आपने नहीं दिया। आज अगर कराची को 2010 जो कि 7वें NFC अवार्ड के तहत, जो कि इससे पहले एक निजाम था कि ऑक्ट्राइज जिला टैक्स में डायरेक्ट पैसे आते थे अकाउंट 4 में, 2010 में आपने वो सारा पैसा NFC अवार्ड में ले लिया। अगर वो पैसे डायरेक्ट आ रहे होते OCT में अकाउंट 4 में तो कराची को 300 अरब रुपए वफाक से डायरेक्ट मिलते और जो है वो 200 अरब रुपए हमारा सेस का पड़ा हुआ है जो कि पोर्ट पे पड़ा है, वो नहीं देते। फिर हम कराची, सिंध की आबादी का 38% है, अगर 1000 अरब रुपए की PSDP है तो 380 अरब रुपए हमें सिंध हुकूमत से मिलते। ये 800 अरब रुपए हमें मिलते थे, आप ये नहीं दे रहे। तो ये कराची में ये इंसान रहते हैं, लोगों को लोग परेशान है। आप किसी से जाकर पूछे, ये हमारी सियासत नहीं है। तो हमने जो अमन कायम हुआ है, यहां पर शहर हड़तालें होती थी, बंद होता था, कल को एक सिंगल वाकया इन सारे अमन को तबाह कर जाएगा और लोग हमारी भी बात नहीं सुनेंगे। तो फारूक सत्तार साहब ने आज, अगर आप कश्मीर में या किसी और जगहों पर, यही तो मसला है सारा कि हम इसके अंदर जो हमारे पास जो डिवोल्यूशन ऑफ प्लान है वो है ही नहीं। तो आप सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट से जब आप पहाड़ों पे इख्तियारात और वसाइल नहीं पहुंचाते, आप खेतों में, आप गिलगित बल्तिस्तान में, आप कश्मीर में नहीं पहुंचाते, तो वहां से सोजिश उठ रही है। ये हमारे मुल्क के निजाम, ये जो हमारा सियासी निजाम है ना जमहूरी, ये मुल्क में डिसएनफ्रेंचाइज लोग पैदा करने की फैक्ट्री बना हुआ है। मुस्तफा कमाल साहब, क्योंकि जब आप अगर हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इसकी बात करते हैं तो जब आपके लीडरान सिंध असेंबली में बात करते हैं तो वहां जो हुक्मरान जमात है वो आपके मैंडेट पे सवालात उठाती है और उस पे आप
पे तंज के तीर और निश्तर भी चलाती है। सो और ग्रुप बंदी का भी जिक्र करती है कि जी आप में अपनी सफ़ों में आपकी इत्तेहाद नहीं है और आपकी कराची में कितनी एक्सेप्टेंस रह गई है एज इन मौजूदा MQM की। सो आपको लगता है कि अगर आप मजबूर हैं या आप निकलना भी चाहें तो नहीं निकल पाते, इसकी वजूहात में से एक ये भी है कि आपकी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन कमज़ोर है इन कराची? देखिए, जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग अगर ये वाली बात करें या कोई भी हमारे मुखालिफिन ये बात करें, पीपल्स पार्टी से इख्तियारात और वसाइल हासिल करने में हमारा आपस में कोई तजाद नहीं है। जहाँ तक मैंडेट की बात है, अगर फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए मान लें कि जो है हमारा मैंडेट जो है वो ठीक नहीं है, तो क्या पूरे पाकिस्तान में फिर किसी का मैंडेट ठीक नहीं है? और मैंडेट 2018 में भी ठीक नहीं था, और मैंडेट अगर 2024 का ख़राब है तो मैंडेट 2024 का सिर्फ MQM का ख़राब नहीं है, तो जो बोल रहा है उसका भी मैंडेट ठीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन होते हैं 2018 में हुए, उसी तरह से 2024 में हुए। तीसरी बात आप जो कह रहे हैं कि हमारे आपस की जो है वो प्रॉब्लम, यस बिल्कुल प्रॉब्लम है ना। हमने ना तो पब्लिकली बात कर दी है, यकीनन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, इस वाली बात की प्रॉब्लम है कि हमारे चेयरमैन के इलेक्शन का टाइम हो गया है और चेयरमैन जो है वो उनकी एक्सटेंशन हुई हुई है, उन्होंने ली हुई है और अब अक्टूबर में उस इलेक्शन को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। ये एक हमारी वीकनेस है। जब भी मैं बार बार कहता हूं कि भाई इसको रिजॉल्व होना चाहिए। आपकी पार्टी का कोई आइन है, कोई तरीकाकार है, फायदा उठा सकता है, उठा रहा है, लेकिन देखिए जी तरीकेकार है ना, आइन है, आइन में 4 साल में इलेक्शन होने थे, तो क्यों नहीं 4 साल में इलेक्शन नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कराएं पार्टी का, और हम नहीं हो रहे ना वो इलेक्शन। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये होगा कि कोई पार्टी का चेयरमैन जाकर जो इलेक्शन कमीशन से एक्सटेंशन मांगे। अदरवाइज MP MLA मांगते थे, पार्टी में तो चेयरमैन की इतनी रिलेट होती है पार्टी में कि वो तो रात के 2 बजे कागजों पर इलेक्शन कराना चाहे इलेक्शन हो जाते हैं। ये हमारी वाहिद पार्टी है जहां पर हम जो है वो 1.5 सालों से, ये भी हमें टीवी से पता चली है बात, जब इलेक्शन कमीशन ने डांटना शुरू किया। ये हमारी एक वीकनेस है। लेकिन माइंड यू, और आपको बिल्कुल ये बात, पीपल्स पार्टी के इख्तियारात और वसाइल लेने में और हमारे मेन कंडक्ट में कोई हमारा डिस्प्यूट नहीं है, चाहे वो फारूक सत्तार हो, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, चाहे वो मुस्तफा कमाल XYZ। ये जो हमारा मसला है ये हम हल कर लेंगे, इसमें कोई हमारा इख्तिलाफ नहीं है, ना हमारे MPs में कोई इख्तिलाफ है, ना MNAs में इख्तिलाफ है। बट ये दूसरों को ये मौका मिलता है जब वो डेफिनेटली चीजें टीवी पे देखते हैं। सिर्फ मेरे कहने से नहीं, टीवी पे ये वाली बात चल रही है ना कि हमें एक्सटेंशन दे दी गई। हमारी पार्टी के चेयरमैन के वकील हाजिर हुए, उन्होंने अक्टूबर तक इलेक्शन कराने की एक्सटेंशन ले ली। ये हमारी एक वीकनेस है, इंटरनल वीकनेस है। बट इससे जो है वो हमारा कोई मौकफ कहीं पे भी किसी में तजाद नहीं है। ये वीकनेस भी हम इंशाअल्लाह ताला जल्दी खत्म कर लेंगे। और कोई हमें दूसरा क्या कहेगा, हमने खुद, और मेरे कहने की वजह यही है कि भाई हमें एक सॉलिड पार्टी और पार्टी की लीडरशिप चाहिए ना, चाहे वो कोई भी हो। इलेक्शन हो जाए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, एक जो इलेक्शन हो जाए तो जो है आप उसकी नुमाइंदगी करें। आपको ये भी बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU को मुस्तकिल मुआहदे, अब्दुल्ला यू डोंट लाइक इट व्हेन आई से अमन, राइट, आपको तो समझ आई जाती है, तो उसको जी परमानेंट सोल्यूशन में बदलने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और कतर भी इस अमल में पूरी तरह सरगर्म है और अमेरिका और ईरान के दरमियान वर्किंग ग्रुप्स भी बन गए हैं जो कि ऑब्वियसली MOU में तय होने वाले नुकात को मजीद ठोस शक्ल देंगे। एंड दैट इज दीज आर द एफर्ट्स दैट आर हैपनिंग। इन द मीन टाइम लबनान में मौजूद हैं, आपको पता है, हमारे साथ ही सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपसे कल भी बात कर रहे थे और अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान और अमेरिका एक तारीखी आमने मुआहदे की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन लबनान इज़राइल का मामला एक बड़ी रुकावट बन सकता है। साथ साथ उनमें भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। आप काफ़ी दिनों से लबनान में हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर गए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों का आपने दौरा किया है, लोगों से मिले हैं, क्या देख रहे हैं आप? लबनान का मामला ईरान अमेरिका के दरमियान दोबारा किसी तनाज़े की वजह बन सकता है? जी देखें, जो इजराइल का एक सुपर पावर, एक रीजनल सुपर पावर बनने का ख्वाब है, वो ख्वाब जो है वो तो भी मौजूद है। और जो लोग यहाँ लबनान में जो हिजबुल्लाह के नाकदीन हैं, हिजबुल्लाह के मुखालफीन हैं, मैं उनसे जब पूछता हूँ कि भाई ये बताएं कि क्या आपको ये नहीं पता कि इजराइल जो है वो चाहता है कि लबनान, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब और मिस्र के कुछ इलाकों पर कब्जा करके और एक ग्रेटर इजराइल कायम करे? तो कहते हैं हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो ये कहते हैं
कि फ़लस्तीन के मसले में और लिबनान के मसले में फ़र्क है। फ़लस्तीन एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लिबनान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। इजराइल जो है वो फ़लस्तीन की एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लिबनान को वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार है। वो ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी के ज़रिए रास्ता निकाला जाए, और लेकिन यहाँ पर इस हकीकत में भी शक नहीं है कि ये लोग जो हैं बार बार इजराइल की ऑक्यूपेशन को देख चुके हैं, तो ये इजराइल से खौफजदा भी हैं। 18 साल तक इजराइल ने ये बेरूत पर कब्जा किए रखा, जहाँ मैं खड़ा हूँ, 18 साल तक। और अब जो जनूबी लिबनान के बहुत से इलाके हैं उनको इजराइल जो है वो एक नया गजा बनाना चाहता है। तो इसलिए खौफो हरास तो हैं यहाँ इजराइल के खिलाफ, लेकिन लोग जंग से तंग आ चुके हैं और उनका ये ख्याल है कि कम अज़ कम ईरान को चाहिए कि हिज़्बुल्लाह को कन्विंस करे कि वो इजराइल पर रॉकेट हमले बंद कर दे। तो ये एक यहाँ पे प्रपोजल चल रही है, लेकिन साथ ही साथ इस हकीकत में कोई शक नहीं कि इजराइल इस रीजन की एक सुपर पावर बनना चाहता है। ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, और इजराइल उसको किसी न किसी तरीके से अमली जामा पहनाना चाहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसा लगता है कि अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो नेतन्याहू को इन्फ्लुएंस करें और उनको रोकें, क्योंकि अक्टूबर में इजराइल में इलेक्शन होने वाला है। तो अक्टूबर तक मुझे लगता है कि नेतन्याहू पूरी कोशिश करेंगे कि इजराइल की जो फौज है जनूबी लिबनान में वो मौजूद रहे। अक्टूबर के बाद ही मुझे कोई सलूशन की तरफ पेशरफ नजर आती है। तो अब तक आप बता रहे हैं कि उसके बाद ही शायद कोई प्रॉपर सोल्यूशन हो। ये बताइएगा मीर साहब कि लबनान की आवाम की जो राय है वो तो आप ऑब्वियसली हम तक पहुंचा रहे हैं। लबनान के हुकाम इस मसले का हल क्या देखते हैं? क्या उन्हें लगता है कि हिज़्बुल्लाह अकेले इजराइल को शिकस्त दे सकती है, या फिर उन्हें लगता है कि इस तरह उनको कुछ और सोचना पड़ेगा, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, किसी और तरह का हल जो है उनको चाहिए? लबनान में सूरत हाल ये है कि आम लोग जो हैं वो हिज़्बुल्लाह की जो इजराइल के खिलाफ मज़ामत है वो उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि क्रिश्चियन भी सपोर्ट करते हैं, द्रूज भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन हिज़्बुल्लाह के जो सपोर्टर्स हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। जो पुख्ता उम्र के लोग हैं जिनकी सारी उम्र जो है वो खाना जंगी और इजराइल के हमले देखते हुए गुजर गई है, वो अब इस सूरत हाल से निकलना चाहते हैं। और उनमें से बहुत से लोग हिज़्बुल्लाह को पार्ट ऑफ सोल्यूशन ही समझते हैं, वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझते हैं। और लिबनान की जो पार्लियामेंट है उसमें भी हिज़्बुल्लाह के मुखालफिन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और इसीलिए इस साल मार्च में लिबनान की इसी हुकूमत ने, जिसमें कि हिज़्बुल्लाह भी शामिल है, इन्होंने हिज़्बुल्लाह के मिलिट्री विंग पर पाबंदी लगा दी। तो हिज़्बुल्लाह जो है वो साउथ लिबनान में इजराइल के खिलाफ मज़ामत तो कर रही है, उसने इजराइल को आगे नहीं आने दिया। लेकिन जब हम बैरूत में लोगों से बातचीत करते हैं तो ऐसा पता चलता है कि लिबनानी सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है, और लिबनानी सोसाइटी में ऐसे लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि इस वक्त जो लिबनान में बदअमनी है इसकी एक वजह हिज़्बुल्लाह भी है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह ने जब इजराइल के खिलाफ जनूबी लिबनान में 2 मार्च को एक नया मुहाज खोला तो इजराइल जो है वो फिर लिबनान पर चढ़ दौड़ा और उसने लिबनान का बहुत सा इलाका कब्जे में ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ लोग जो है वो हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट भी करते हैं। तो इसलिए जब तक लिबनान के अवाम जो है वो मुत्तहिद नहीं होते, लिबनान में कम अज़ कम जो हुकूमत है उसमें शामिल पार्टियाँ एक पेज पे नहीं आती, तो लिबनान की हुकूमत जो है वो कभी अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है, कभी इजराइल के साथ बातचीत कर रही है। तो यहाँ पे अमन कायम होना मुश्किल लग रहा है, और ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसका असर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पर भी पड़ता है। शमीर साहब, इस मसले का हल भी जल्द निकले, हम सबकी यही ख्वाहिश है, लेकिन अगर एक बड़ा मंजरनामा देखें तो ये अब भी वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा कि इजराइल 7-8 माह पहले वाली पोजीशन पर नहीं है या है। अब इसकी आलमी हिमायत तकरीबन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है हमें। इलाकाई हिमायत भी अगर है तो खुलकर नहीं है। तो क्या इजराइल का मकाम और इसका जो मकामी सुपर पावर बनने का जो ख्वाब है, आपको लगता है ख़त्म हो चुका है? जी, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अमल है, उससे लोगों की तवक्कुआत तो बहुत वस्त है, लेकिन आप सब जानते हैं कि इन मुज़ाकरात में ईरान
ईरान की तरफ से लेबनान में अमन कायम करवाना और लेबनान से इजरायली फौज को वापस भेजना एक बड़ी अहम शर्त है। और यहाँ पे लेबनान में हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सिचुएशन काफ़ी जो है वो पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी वजह ये है कि एक जब जो ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात का अमल चल रहा है उसमें लेबनान का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन लेबनान की हुकूमत कहती है कि इसमें आप हमारा जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन हम आपके मुज़ाकरात में शामिल नहीं हैं, इवन हमें आपने ऑब्जर्वर का स्टेटस भी नहीं दिया। और दूसरी तरफ अमेरिका में लेबनान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त बातचीत शुरू हो चुकी है। अब अगर अमेरिका जो है वहाँ पर इजराइल और लेबनान के मुज़ाकरात करवा रहा है और दूसरी तरफ वो ईरान के साथ भी बातचीत कर रहा है, तो हो सकता है कि अमेरिका जो है इसका आपस में कोई लिंक भी इस्टेब्लिश कर दे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ईरान और हिजबुल्लाह जो हैं वो अमेरिका में इजराइल और लेबनान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो इसलिए ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें वो ममालिक पाकिस्तान और कतर और कुछ दीगर ममालिक जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहे हैं, सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, उनको इस ऑप्शन पे गौर करना होगा कि जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हैं उसमें लेबनान को कम से कम एक ऑब्जर्वर की हैसियत से शामिल किया जाए ताकि लेबनान के लोगों को भी एहसास हो कि वो इस मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा है। यूरोप में गर्मी पड़ रही है, बेतहाशा पड़ रही है और एक हरे भरे सख्त माहौलियाती क़वानीन वाला बर्र आज़म भी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात भुगत रहा है। तो फिर हम अपना क्या ही सोचें कि क्या बनेगा, हम तो देख ही रहे हैं। बताना ज़रूरी है बिकॉज कभी कभार लगता है ना कि वी आर द ओनली वंस अफेक्टेड। नो, द वर्ल्ड इज अफेक्टेड। फ्रांस, नाउ द वर्ल्ड विल रियलाइज कि क्या हो रहा है एक्चुअली, होपफुली। बट ये ना होना कि अपने लिए कुछ कर लें और बाकी दुनिया को भूल जाएं। फ्रांस, बरतानिया, इटली, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, ये 40 डिग्री से भी ज़्यादा पड़ने वाली गर्मी जो है ना ये वहाँ पड़ रही है और लोगों को बेहाल कर रखा है। फ्रांस में ख़ुद को ठंडा रखने के लिए कोशिश में झीलों, दरियाओं और नहरों वगैरह में नहाने के दौरान 40 से ज़ायद लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। फ्रांसीसी हुक्काम के मुताबिक फ्रांस ने 1947 के बाद तारीख के गर्म तरीन दिन और रात का सामना किया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मौजूदा हीट वेव और मेगा ब्लॉक नामी मौसमियाती निज़ाम के बाइस ये पैदा हुई है। फ्रांस के अलावा बरतानिया, इटली, स्पेन, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड में भी दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। अब ये वो मुल्क हैं बाय द वे जिन्होंने वैसे तो बड़े मेजर्स लिए हुए थे, तो पोल्यूशन वगैरह वहाँ इतनी नहीं है, लिहाजा जब वहाँ ये वाले लेवल की गर्मी पड़ती है तो वो इतनी क्लियर डायरेक्ट आप पे पड़ती है कि मतलब it feels like much more than it perhaps actually is, because otherwise उनका जो मतला है ना वो साफ है, तो डायरेक्ट जो गर्मी पड़ी होती है। Let's talk about it कि ये बात जो है ये कहाँ तक पहुँचेगी। हमें ज्वाइन किया मरियम शबीर ने, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। मरियम, और स्पेन के तो बाज़ इलाकों में 44 तक पहुंचा है दर्जा हरारत। स्पेन वैसे भी आपको पता है ना कि बाकी यूरोपियन मुल्कों से ज़रा गर्म ही है। जी मरियम, क्या हाल है आपका? आपको भी ये फिनोमेना नया लग रहा है? यू नो व्हेन वी वर यंगर वी यूज्ड टू वॉच दीज मूवीज ऑफ दुनिया में नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही हैं, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, एवरीथिंग नाउ वी आर सीइंग इट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। तो हम आप पहुँच गए हैं जहाँ ख़तरा था और डर था कि दुनिया इस तरफ जा रही है। जी एब्सोल्युटली। आप देखें कि अगर यूरोप की बात करें और उसमें हीट वेव्स की बात करें या ड्राउट लाइक कंडीशंस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये एक नया फिनोमेना है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हर साल जो दर्जा हरारत है उसकी फ्रीक्वेंसी में जो है वो आप कह सकते हैं कि क्वांटिफाई अगर उसको करें तो वो एक्सट्रीम होता जा रहा है। लेकिन अगर आप 1980 से लेके 2024 के डेटा को देखें जो EU स्टेट्स जितनी भी हैं उन सब में आपका दर्जा हरारत जो है वो पहले से बड़ा है, तकरीबन 2 से 4 डिग्री सेल्सियस में जो है वो इजाफा देखने में आया है। और उसकी वजह से आपके जो जितने इनके अडेप्टेशन के प्लान है जो नेशनल लेवल के ऊपर हैं उसके उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ख़ास तौर पर इनके अगर घरों की बात करें यूरोप में तो जो इनकी रूफ होता है वो ज़्यादातर जिंक मेटल के मटेरियल का बना होता है। और जिंक मेटल जो है वो जब आपके दर्जा हरारत बढ़ता है, जब गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इसी
जिसकी वजह से आप ये देखें कि अभी जब क्लाइमेट चेंज की वजह से दर्जा हरारत यूरोप में बढ़ा है तो लोगों का घरों में रहना मुहाल हो गया। और साथ ही साथ जैसे पाकिस्तान में लोड शेडिंग के प्रॉब्लम होते हैं, यूरोप में भी आप देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड्स हैं, जो कूलिंग की नीड्स हैं, वो लोगों की पूरी नहीं हो पा रही हैं। और एक तहकीक के मुताबिक आप देखें कि अगर यही सूरत हाल यूरोप में रही तो जो इनइक्वालिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर, क्योंकि यूरोप में भी जो है वो रिच एंड पुअर का ऑफ कोर्स उसी तरह से है जैसे पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है, तो आपका ये गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इनइक्वालिटी का। और साथ ही साथ आप ये देखें कि 1980 से 2024 के दौरान जो है वो तकरीबन 4 लाख से ऊपर लोगों की अमवात जो है वो हुई हैं डिफरेंट क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना की वजह से, जिसमें आपका जो हीट वेव्स है उसमें 90% जो अमवात थी हीट वेव्स की वजह से आपकी थी। तो ये जो फिनोमेना आपको देखने को मिल रहा है, ये जो जेट स्ट्रीम्स आपकी ओशंस में हैं, इसको जो है वो बल्जिंग डूम इफेक्ट इसको कहते हैं, जिसमें आपके जो ओशंस हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो वार्मिंग उनमें हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट। इन सिंपल टर्म्स, इज दिस एंटायर फिनोमेना, हम ओवरनाइट की बात नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इज दिस रिवर्सिबल? देखिए, अगर दुनिया आज डिसाइड कर ले, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग डेवलपिंग एंड डेवलप्ड जितने भी कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ, आज डिसाइड कर लें कि उन्होंने फॉसिल फ्यूल एमिशंस को ज़ीरो पे कर देना है, तो भी आपको 30 से 40 साल जो है वो कंडीशंस को थोड़ा सा रिवर्स करने में लगेंगे, आपके जो वेदर पैटर्न्स हैं उसको नॉर्मल करने में लगेंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल आपका सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है। लेकिन साथ ही साथ जो गवर्नेंस रिलेटेड आपके इक़दामात हैं, अगर उनको भी सीधा करें, मिसाल के तौर पर अडेप्टेशन प्लान्स उनके बनाएं, मिटिगेशन प्लान्स आपके बनाएं, अर्बन प्लानिंग को देखें, जो ग्रीन स्पेसेस हैं, इवन यूरोप में भी ये इशू है कि ग्रीन स्पेसेस आपके अर्बन एरियाज़ में बहुत कम होते जा रहे हैं। तो ये अगर आप सारे इक़दामात करेंगे तो आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दुनिया इस तरफ नहीं चल रही है, तो ये आपकी सिचुएशंस वक्त के साथ वर्स होंगी, आपकी हीट वेव्स आपकी मज़ीद बढ़ती जाएंगी और आपके ना सिर्फ आपकी सेहत को मुतासर कर रही हैं बल्कि आपके टूरिज़्म को भी मुतासर करेंगी, क्योंकि यूरोप में आपके म्यूज़ियम्स, आपके टूरिस्ट साइट्स ऐसी हैं, आपकी एफर टावर जैसे आप की पर्टिकुलरली बात करें अगर, तो आप ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये क्लाइमेट जो बढ़ रहा है उससे बिल्कुल भी मानूस नहीं है, या समझें कि इस तरह से बनाए गए थे कि क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखा गया था कि कभी इन ममालिक को पहुंचेगा। तो ये हर एक तबका लाइफ को आपको मुतासिर करेंगे। तो आप मुतासिर हो रहा है तो मे भी उन्हें हमारा ख्याल आए, क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क सबसे ज़्यादा और सबसे पहले इनमें मुतासर होने वाले मुल्कों में शामिल हैं। हमारे यहाँ बरसों से जो सैलाब आ रहे हैं, अब तो हमारी ग्लेशियाई झीलों के फटने तक नौबत आ गई है। सो हाउ डू यू सी अस डीलिंग विद इट? हम क्या कर सकते हैं, या हमारे करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन टू द कार्बन एमिशन इन द वर्ल्ड इज़ वेरी मिनिमल। जी अब्दुल्ला, देखें कि बहुत लंबे अरसे तक हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने यही नैरेटिव रखा है, जो कि ट्रू है। अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो पाकिस्तान कम कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल एमिशंस में, लेकिन हमारे जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स के जो इम्पैक्ट्स आते हैं, फॉसिल फ्यूल एमिशंस उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, ओशन वार्मिंग उसमें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन जो एग्रीवेट करती है चीज़ और जो सिचुएशन को वर्स करती है वो हमारी गवर्नेंस जो है वो बहुत ख़राब किस्म की है। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल भी जो आपके रियल स्टेक होल्डर्स हैं जो इससे इम्पैक्ट होते हैं, जो कम्युनिटीज़ इम्पैक्ट होती हैं, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि इस्लामाबाद या कराची के एसीज़ रूम में बैठ के पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं जिसमें जो गांव में बैठा एक आदमी इम्पैक्ट हो रहा है, किसान, उसको बिल्कुल उसमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा जाता है। तो जो गवर्नेंस रिलेटेड हैं और जो लैक ऑफ फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो टूटी फूटी पॉलिसीज़ आपकी हैं उसकी वजह से आपकी सिचुएशन वर्स होती है। आप देखें, सिर्फ फ्लडिंग की एग्जांपल मैं आपको दूं तो पाकिस्तान में 2025 में फ्लडिंग पहली दफ़ा तो नहीं आई है, कई सालों से जो है वो हम 25 साल का डेटा उठा के देखें तो हमारे पास सुपर फ्लड, मेगा फ्लड्स, मिनी फ्लड्स, आप देखें कोई आप टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट दे दें, उसकी क्वांटिटी कितनी जो है वो। मरियम साहबा, इससे पहले ये आप पाकिस्तान की भी चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हैं, यू राइटली सेड कि पॉलिसीज़ जो बना रहे होते हैं दे आर नॉट रियली अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़ परहैप्स। उससे पहले आप कह रही थी कि यूरोप में भी देयर इज़ अ डिवाइड ऑफ रिच एंड पुअर, और नेचुरली फिर वो अगर कोई पॉलिसीज़ होंगी वो फेवर रिच को ही करेंगी, तो ये तो वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है। Do you have an example for us where some measures have been taken in some country in the world, some countries in the world, which is something that one should follow, which is a model to follow, और उससे कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई हो?
जी, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत कम आपको मिसालें ऐसी देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को रिवर्स करने के लिए जो है वो आपको चले मिटिगेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए कोई मुल्क अपने लिए कुछ कर रहे हो और दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए तो कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप देखें कि अगर पर्टिकुलरली आप यूरोपियन कंट्रीज़ को मिसाल के तौर पर हम डिस्कस करें, देख लें तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने अडेप्टेशन प्लान्स में ये रखा हुआ है एटलीस्ट कि आपको जो है वो इंश्योरेंस जो है वो दी जाती है। जैसा आपका इम्पैक्ट आता है, चाहे आपके एग्रीकल्चरल लॉसेज हैं, चाहे आपके घरों के लॉसेज हो रहे हैं, आपके हेल्थ इम्पैक्ट आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट्स की तरफ से रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका किसान या किसी भी तबके से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप अगली दफ़ा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसी तरह आपको चाइना की कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें रूफ टॉप गार्डनिंग या आपके जो टेरेस में गार्डनिंग है उसमें ग्रीन कवर जो है वो बढ़ाने के बाद आपका जो है वो एयर क्वालिटी बेहतर हुई है। एयर क्वालिटी में आपके फिर ग्रीन हाउस गैसेस भी आपके एटमॉस्फेयर में होते हैं, दरख्त आपके एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप देखें कि अगर राइट वेजिटेशन एक जगह पे है तो आपका 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का कूलिंग इम्पैक्ट आपका आता है एक छोटे से एरिया में भी। और हमारा जो अपना फॉरेस्ट कवर है वो तो मतलब जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उससे बहुत ही कम है। ये जो हम फॉसिल फ्यूल एमिशन की अक्सर बात करते हैं, हमारे यहाँ जो एक्सेसिव एयर कंडीशनिंग है और जाहिर है अभी भी परसेंटेज वाइज तो कमी है दुनिया से, लेकिन बढ़ी रही है ना हर साल द यूज़ ऑफ एयर कंडीशनिंग, इससे क्लाइमेट पे क्या असर पड़ता है? देखिए, जब एयर कंडीशनर्स शुरू में जब बनाए गए थे 80s या 90s की हम बात करें या अर्ली 2000 की, तो उस वक्त इनकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की होती थी कि बहुत ज़्यादा आपकी एमिशंस इसमें इन्वॉल्व होती थी। लेकिन आज को अगर हम कंपेयर करें तो इसका कुछ चंक तो आपका कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आपके रिन्यूएबल से रिलेटेड हैं आपका एनर्जी सोर्सेज तो आपका उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती है। आपका जो ज़्यादा प्रॉब्लम इसका क्रिएट कर रहा है वो आपके अर्बन प्लानिंग के जो इशूज़ हैं वो आपके हीट में बहुत ज़्यादा अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट आपका क्रिएट करते हैं, क्योंकि कंक्रीट बहुत ज़्यादा है, जो मटेरियल्स हमारे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो गर्म हो जाते हैं, और जो ग्रीन कवर है शहरों में वो कम है, तो उसकी वजह से आपकी वार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। और आप दिन में जब आपके घर बहुत गर्म होते हैं तो वो रात तक उसकी कूलिंग का इफेक्ट आपको उस तरह से नहीं देखने को मिलता, क्योंकि नेचुरली आप आर्टिफिशली जो है वो किए जा रहे हैं तो आपको उस तरह से कूलिंग इफेक्ट आपको नहीं मिलता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जैसा कि मैंने आपको कहा वो आपके कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आपके ये ऑफ कोर्स ये कूलिंग डिवाइसेस भी आपकी हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स किस तरह के हैं या आपका प्लानिंग किस तरह की है शहरों की, वो भी इसमें एग्रीवेट कर रही होती है सिचुएशंस को। करेक्ट मरियम सिद्दीकी साहिबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट से तो हम बातें करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं, कोई पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, वो हमने वैसे टू बी ऑनेस्ट हमने नहीं देखे। जल्दी से टाइम कम रह गया, और आपको बताएं कि सोने की कीमतें जो है ना वो जब ऊपर जा रही थी तो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और अब कुछ अरसे से कीमतें नीचे आ रही हैं, और ये सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। क्या ख्याल है, क्या करते? और ये भी तब नीचे आते हुए भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, आती चली जा रही है। 6 लाख रुपए तोले के करीब पहुंचने वाला सोना अब 4.25 लाख के करीब है, और कल 1 तोला सोने की कीमत में 10,400 रुपए की बड़ी कमी हुई है, जिसके बाद 1 तोला सोना 4,32,000 रुपए का हो गया है। आलमी मार्केट में क्या होगा जिन्होंने लेके रख लिया, किसी ने किया होगा ये थिंकिंग कि यू नो इट्स गोना गो, पता नहीं। इस दौरान ये तो रेट ऑलरेडी बहुत बढ़ गया था। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी का रुझान मकामी सराफा बाजारों पर भी असरअंदाज हो रहा है। वैसे सोने की कीमत कम होगी तो खरीदारी बढ़ेगी नहीं लोगों की, क्योंकि बहुत ही अनअफोर्डेबल रेट तक पहुंच गया था ना। ये तो बड़ा अच्छा मौका है, मतलब जिनके घरों में शादियां वगैरह हो रही हैं, दिस इज द टाइम टू बाय योर ब्रेक। अच्छा, एट द सेम टाइम खरीदना और बेचना जो है ना वो सिलसिला कम हो जाता है, क्योंकि इतनी बेच नहीं रहे होते हैं, कहते हैं जी शॉर्टेज है, मिल नहीं रहा। और बेचने वालों में ना वो कंफ्यूजन डली रहती है, लोग जानना चाहते हैं कि सोने की कीमतें जो हैं वो इसी तरह नीचे आती जाएंगी या आने वाले दिनों में कुछ स्टेबिलिटी भी आएगी। सो लेट्स फाइंड आउट, जाएंगी या नीचे आएंगी। रियाज आंडी हमारे साथ हैं। सो रियाज, सोने की फी तोला कीमत 5.5 पौने 6 लाख रुपए तक पहुंच गई, और अब चंद ही हफ्तों में ये 4.25 लाख तक आ गई है। क्या वजूहात आप समझा सकेंगे हमें इसकी? मेन वजह अगर एक लफ्ज़ में बता पाऊँ तो वो है अमेरिका का शरह सूद। देखिए, लेकिन उससे पहले अपने नाजरीन को मैं पूरी मूव समझाना चाहूँगा कि जनवरी में ये मूव ऑन थी। यस, 5,600 तक गई थी, 5,626 डॉलर फी आउंस तक सोने की कीमत गई थी। हमारे यहाँ भी ये 5 लाख के ऊपर थी। एंड उस वक्त बातें थी कि अमेरिका का जो शरह सूद है वो कम हो सकता है, एंड जब भी शरह सूद कम होता है गोल्ड की कीमत उसमें स्पाइक करती है। लेकिन फिर फरवरी के अंदर हमला हो गया ईरान के ऊपर,
और मार्च के पूरे महीने के अंदर सोने की कीमत गिरती रही है और वो $4,100 तक आई थी। एंड 2 महीने कुछ कंसोलिडेशन के बाद अब वो फिर से गिरना शुरू हुई है और उसने 4,100 की जो सतह है उसको भी तोड़ा है नीचे की तरफ। तो यस, मार्केट ने रिबाउंड किया है, लेकिन ये मूव शुरू हुई थी 3,500 से। तो अगर आप उसकी रिट्रेसमेंट देखते हैं तो तकरीबन ये 61.8% रिट्रेसमेंट है। तो यू नो इट्स वेरी बैलेंस्ड राइट नाउ। इससे आगे अब क्या होगा मार्केट के अंदर, डेफिनेटली आपका ये अगला सवाल होगा। तो यही इस वक्त बातें हो रही है मार्केट के अंदर कि ऑल्दो जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन अमेरिका का शरह सूद अब बढ़ने जा रहा है। एंड जब भी शरह सूद बढ़ेगा, गिरने पे अगर वो सोने की कीमत को बढ़ाता है तो बढ़ने पर वो सोने की कीमत को इस वक्त गिरा रहा है। एंड इस वक्त तो यही अंदाज़ा है कि दिसंबर तक एक अमेरिका में शरह सूद हो सकता है बढ़ जाए एंड उसकी वजह से सोने की कीमत जो है वो कुछ और मज़ीद कम होती रहे। अच्छा, ओके रियाज, ये बता दें क्योंकि पीपल आर वेटिंग और वो जानना चाहेंगे कि मार्केट क्या कहती है, क्या कमी का ये ट्रेंड जो है ये चलेगा या कीमतें इसी सतह पर रहने का इम्कान भी है? देखिए, एक जो लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेंड की बात करते हैं तो वो यही है कि दुनिया के अंदर चीज़ों की कीमतें कम नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। तो महंगाई बढ़ती रहती है और सोना क्योंकि एक बहुत अच्छा इन्फ्लेशन हेज है तो वो उसके साथ ही चलता है। ये ट्रेंड डेफिनेटली कंटिन्यू है, इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इन अ शॉर्ट रन ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि पैसे की वैल्यू को आप बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से सोने की जो मार्केट है वो थोड़ी सी डंप रहेगी। लेकिन बाद में क्या होगा कि जब इस पैसे को जो इस वक्त आप क्रिएट कर रहे हो, इसके सूद की अदायगी का वक्त आएगा और जब वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर आएगा तो फिर से महंगाई जो है वो तेज़ होगी। ऑल्दो जंग ने ये समझाया है कि महंगाई सिर्फ पैसे की वजह से नहीं होती, अफरात ज़र से नहीं होती, जंग के और जो सप्लाई के खदशात थे उसकी वजह से भी वो हुई है। लेकिन ये कि बहरहाल मॉनेटरी एक फ़िनोमेना है और उसकी वजह से महंगाई होगी। एंड उस केस में या उस लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर सोना जो है वो फिर से कंटिन्यू करता रहेगा। ये बातें हैं। आज भी जो एक्सपेक्टेशन है वो $6,000 फ़ी आउंस की मौजूद है। जी अच्छा, अब ये बता दीजिएगा कि सोने की खरीदो फरोख्त का जो भी सिस्टम है इसमें करोड़ों अरबों रुपए होते हैं और ख़ास तौर पर शादियों की सीज़न आपको पता है, इसके आगे पीछे तो बहुत ख़रीदारी होती है। इसमें उतार चढ़ाव में क्या हुकूमत का कोई अमल दखल होता है, कोई रेगुलेशन है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है? इस सवाल को मैं अपने हिसाब से उसका जवाब देता हूँ। बात आप ये कर रहे हैं कि क्या मुल्क के अंदर सोने का जो कारोबार है वो किसी रेगुलेशन के तहत चल रहा है, तो जवाब है कि नहीं। ऐसा कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है जिसके अंदर ये ऑपरेट कर रहे हों। सोना अगर आप स्टेट बैंक का डेटा देखें तो कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा मुल्क के अंदर, लेकिन सोना आता है। तो कोई ना कोई तरीका तो है डेफिनेटली। ऑल्दो जूलर्स आपको ये कहते हैं कि ये लोकली ही लोगों के पास सोना है जो लोकली ट्रेड होता है, लेकिन बाहर से आता है जो सोना, यहाँ से एक्सपोर्ट जो होता है उसके एवज़ में सोना आता है। उसकी क्या मोडालिटीज़ है ये नहीं मालूम। तो जो जूलर्स हैं वो तो ये चाहते हैं कि इस वक्त जब हुकूमत ने पॉलिसी और टैक्स कलेक्शन को अलग कर दिया है तो इस शोबे को भी एक फ्रेमवर्क दे दे और उसके अंदर ऑपरेट करने के लिए जो भी कानून हो सकते हैं उसके लिए ऊपर मुशावरत से वो कानून बना दे और उसका फ्रेमवर्क बनाए और इसको चलने दें। लोगों के लिए भी अपनी जो सेविंग्स हैं उसको सोने में रखने का कोई तरीका हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है, लेकिन सबसे अहम बात है, सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि क्या हम ऐसा करना चाहते हैं, और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो ये कौन करेगा, कौन इसकी प्लानिंग करेगा। ये सारी बातें मेज़ पे हैं और जहाँ हम उस कैटेगरी में या उस गली में जब चले जाते हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल जो मामलात हैं वो वही पुराने हैं। एक एपिसोड है जो बार बार दोहराई जाती है और इस दफ़ा फिर से उसी की तैयारियां हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चेंजेस नहीं है। नोक पलक तो ठीक करते हैं लेकिन कोई सोच के साथ कोई डायरेक्शन ले रहे हैं
नहीं है 9 मुहर्रम उल हराम और मुल्क भर में आज 9 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। मजालिस का अहतमाम हो ही रहा है, आपको पता है इस पूरे अशरे में होता है, फिर आगे भी चलता है। लाहौर में पांडो स्ट्रीट से जुलूस बरामद होगा जो खैमा सादात जाएगा। कराची में निश्त पाक में मजलिस आज़ा के बाद दोपहर को जुलूस शबी है अलम व ताबूत का बरामद होगा, मुकर्रर रास्तों से होता हुआ। शाम को हुसैनियान ईरानियान पर इख्तिताम पजीर होगा और सक्खर में 500 साल कदीमी एक ताज़िया जुलूस है जो बरामद होगा इमाम बारगाह शाह इराक़ से, और जुलूस मैदान करबला में शाम को पड़ाव करेगा। और इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असनायश्री G6 से जुलूस बरामद होगा। पेशावर में बीबी साहिबा कमर बिन हाशिम और साईं ज़री और पत्थरवाला और हुसैनाबाद से जुलूस बरामद होंगे। और कोयटा में इमाम बारगाह सज्जादिया से जुलूस शबीह अलम व ताबूत बरामद होगा। सिक्योरिटी के आपको पता ही है सख्त इंतजामात हैं और आवाम से भी हम अपील करेंगे कि सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो काफ़ी सख्त हैं। हाँ। जिस तरह के हम हर साल ही एक्चुअली देखते भी हैं। और लोग भी बड़े कॉशियस होते हैं, अपने इर्द गिर्द माहौल पे नजर भी रखते हैं। उस दिन वो एक कराची का जो इंसिडेंट था जिसमें जो गाड़ी आ गई थी, वो अभी तक पता नहीं चला। सो नथिंग लाइक दैट कैन हैपन और शुड हैपन, और इसीलिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है। इनफैक्ट कराची की तो बहुत सी जगहों पे आपको पता है कि कंटेनर्स वगैरह भी लगा दिए ताकि आम जो है वो गाड़ियाँ वगैरह ये रोडी के मनाजिर हैं। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और दोपहर में अगर जुलूस है तो उस पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है ताकि जो अज़ादार वहाँ मौजूद हैं उनको कुछ सहूलत फराहम की जा सके।